दोस्तों, यह कहानी केवल एक काल्पनिक है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, तो यह केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल सुनें और साथ ही अगर आप इस चैनल मिस्टर आर एवरग्रीन स्टोरी 2.0 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड नंबर 1। एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बहुत ही बड़ा घर था जिसके चारों तरफ भारत भारत बगीचा फैला हुआ था। उसे घर के चारों तरफ गार्ड खड़े पहरा दे रहे थे। ये घर ठाकुर मोहन सिंह जो बेहद सख्त मिजाज के व्यक्तित्व के मालिक थे, जिनके लिए अपने परिवार की महान प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर थी। उन्होंने एक छोटे से गांव से मुंबई में आकर अपनी जमा पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू किया जो उनकी मेहनत और लगन से बहुत अच्छा चल निकला। आज वह मुंबई के नंबर 1 कंपनी की मालिक है। रही सही कसर उनके तो बेटों ने पूरी कर दी। उनके दोनों बेटों ने उनके ही अंपायर को पूरे देश में टॉप 10 में पहुंचा दिया। आज मोहन सिंह जी ने अपनी कंपनी उन दोनों को सौंप दी थी, लेकिन कंपनी की जरूरी डिसीजंस आज भी वही लेते थे। जहां घर बाहर से बहुत ही शांत लग रहा था, घर के अंदर काम हाल टेंशन से भरा था। मोहन सिंह जी का बड़ा बेटा राकेश अपनी बीवी पर खुशी से बरस रहा था। वह अपनी बीवी रोहिणी पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खत्म हो गई है? अब क्या करोगी तुम? एक तो तुम्हारी जीत के कारण हमारे 3 बच्चे हैं और अब तुम चौथी बार फिर से प्रेग्नेंट हो। ऊपर से 3 महीने भी पूरे हो चुके हैं, अब अबॉर्शन भी नहीं करवा सकते। अपने पति की बात सुनकर रोहिणी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चला। भले ही पीरियड्स कम हो रहे थे लेकिन हो रहे हैं, ये सोचकर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे भी आज ही पता चला। आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर देखिए, मैं अबॉर्शन के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर राकेश और भड़क गया और बोला, घर में सबको पता चल चुका है, तुम्हें लगता है कि माँ पापा तुम्हारे अबॉर्शन करवा देंगे? ये कहकर वह सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह उठकर खड़ा हुआ और बोल, बस बहुत हुआ, मैं इतने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं अभी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, हम सुबह ही इस बच्चे को एपोर्ट करवा देंगे। ये कहकर वह बालकनी में जाकर फोन मिलाने लगा। तभी एक नौकरानी ने खुले हुए दरवाजे पर ही नॉक किया और बोली, सब पढ़े मलिक ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। ये कहकर वह वापस चली गई। उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और फिर नीचे चले आए। दरअसल राकेश जब रोहिणी पर चिल्ला रहा था तब कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से उसकी आवाज नीचे बैठे घर के सभी लोगों को सुनाई दे रही थी, इसलिए मोहन जी ने उन दोनों के ही नीचे बुलाया था। अगर उनके बीच कोई छोटा मोटा झगड़ा हो तो वह बीच में नहीं पड़ते, लेकिन बात बड़ी थी इसलिए उन्हें बीच में बोलना पड़ा। मुद्दा साफ था कि राकेश से बच्चा नहीं जाता और शायद रोहिणी भी नहीं। मोहन जी ने अपने बेटे से बोले, राकेश हम मानते हैं कि तुम दोनों ये बच्चा नहीं चाहते हो, लेकिन इन सब में उन मासूम का क्या दोस्त जिसे तुम दोनों मारना चाहते हो? तब राकेश बोला, पापा मेरे पहले से ही 3 बच्चे हैं, तो बेटे और एक बेटी। मेरी नज़र में 2 ही बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बेटी की चाह में मेरे 3 बच्चे हो गए और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन अब यह मैं चौथे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम कल सुबह अबॉर्ट करवा देंगे। राकेश जी की बात सुनकर उनका छोटा भाई रंजीत बोला, पर भैया क्या आप अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले लेंगे, और वह भी सिर्फ इसलिए कि आपका दोस्त आपका मजाक नहीं उड़ाए? उसकी बात सुनकर राकेश जी ने उसे घूरते हुए कहा, वह अच्छा तो तू क्यों सिर्फ एक बच्चे किसी पर अटका हुआ था? वह तो राधा की जीत की वजह से ही आज तेरे 2 बच्चे हैं उसके पास। सुनकर रंजीत झेप गया और कुछ नहीं बोल पाया। तभी मोहन जी बोले, ठीक है कल तुम चले जाना अस्पताल और गिरवा 2 बच्चा, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन दोनों को चेतावनी देते हुए वह वहां से अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी मीनल भी उनके पीछे पीछे चली गई। यह सब गलत है ये जानते हुए भी आज मोहन सिंह जी ने अपने बेटे की खुशी और गृहस्थ जीवन सुख में भी थे, इसलिए अपना कठोर फैसला सुना दिया था, वरना वह कभी ऐसा नहीं होने देते। अगले दिन सुबह ही राकेश जी रोहिणी जी को लेकर हॉस्पिटल चला गया, जहां जाकर पता चला कि प्रेगनेंसी 3 महीने से ऊपर की हो गई है, तो बच्चा अबॉर्ट नहीं हो सकता। रोहिणी की जान जा सकती है, इसलिए डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया। राकेश बहुत गुस्से में रोहिणी को घर से बाहर ही उतारकर कंपनी चला गया। रोहिणी भी उसके खराबी बिहेवियर का कारण अपने वजन में बच्चों को मान रही थी। रात तक सभी को पता चल गया कि रोहिणी अबॉर्शन नहीं करवा सकती। सभी बच्चे अभी छोटे थे, लेकिन उन्हें इस बारे में अभी कुछ पता नहीं था। राकेश का बड़ा बेटा आदित्य 6 साल का और दूसरा बेटा आयुष 4 साल का था और बेटी राधिका 3 साल की थी। वही रंजीत जी का बेटा अखिल 5 साल का और उनकी बेटी रिति 3 साल की थी। घर में टेंशन भरा माहौल रहने लगा था। मोहन जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ साथ सब यही सोच रहे थे कि जिस बच्चे की इस दुनिया में आने से पहले ही घर में क्लेश हो गया है, तो उसके पैदा होने के बाद क्या होगा? वही इन सब से अलग आदित्य और अखिल, जो बाकी बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा समझदार थे, उन्हें बस इतना पता था कि उनकी माँ या बड़ी माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। उनके बाल मन में यह बात बैठ गई कि इस बच्चे की वजह से कोई खुश नहीं है और इस बच्चे ने राकेश और रोहिणी में भी झगड़ा करवा दिया, इसीलिए वह भी इससे बुरा मानने लगे।
इस तरह समय बीत रहा था। राकेश रोहिणी से काटा काटा सा रहने लगा। देखते ही देखते डिलीवरी का टाइम भी आ गया और रोहिणी ने एक लड़की को जन्म दिया जो जन्म से ही कमजोर था, इसलिए उसे अस्पताल में ही वेंटिलेटर में रखा गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद रोहिणी उसे बच्चों को लेकर घर आ गई, जहाँ एक और महाभारत जन्म ले चुकी थी। ठाकुर हवेली में रोहिणी जब बच्चे को घर लेकर दाखिल हुई तो राकेश ने सबके सामने उसके सामने यह बात रख दी कि वह इस बच्चे से रिश्ता रख या फिर उससे और उसके बच्चों से। रोहिणी और बाकी सब लोग उसकी बात सुनकर सॉफ्ट रह गए। उसकी बात सुनकर मोहन जी बोले, ये क्या बकवास बात कर रहे हो तुम राकेश? बच्चा अपनी माँ के पास नहीं रहेगा तो और किसके पास रहेगा? तभी राकेश बोला, मैं कुछ नहीं जानता पापा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चों की सेना पैदा कर दी और भी न जाने कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं मुझ पर। एक काम करते हैं, हम इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। बस उसका इतना कहना ही था कि पूरे हॉल में एक तेज थप्पड़ की गूंज सबको सुनाई दी। राकेश अपना गाल पर हाथ रखे हुए एक तरफ झुका हुआ था। ये थप्पड़ उसे मारा था उसकी माँ मीनल देवी ने। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हुआ तुम दोनों का, इस बच्चे को लेकर झगड़ा। इन सब में उनसे बच्चों की या गलती है बताओ मुझे? क्या वह अपने आप इस दुनिया में आ गया? सफर तुम लोगों में नहीं है। बेशर्मी तुम लोगों को दिखा रहे हो और सजा उसे मासूम को दे रहे हो। लव इससे मुझे दो, तुम लोगों से अगर यह नहीं पाल जाएगा तो नहीं आएगा। तुम दोनों मियाँ बीवी के प्यार के बीच। और हाँ, अब आगे से ध्यान रखना दोनों कहीं अगले साल फिर इसी दौरान ही पर ना खड़े मिलो। अपनी मां की बात सुनकर राकेश और रोहिणी का चेहरा शर्म से झुक गया। वहीं मिलन देवी उसे बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मोहन जी ने भी राकेश को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद ही उसे बच्चे का विधि विधान से नामकरण हुआ। पंडित जी ने उसका नाम एन अक्षर से बताया तो मीनल देवी ने उसका नाम अथर्व रखा। अथर्व के लिए मोहन जी ने एक मेड रख दी जो दिन भर उसका ख्याल रखती। ऐसे ही वक्त बिता गया। राकेश ने ना ही रोहिणी को अद्विक की तरफ कभी बने दिया और ना ही खुद बढ़ा, और बच्चों की नजरों में तो वह पैदा होने से पहले ही चढ़ चुका था। वह भी उससे दूर रहे, ना उसे अपने साथ खिलाया और ना ही उसे बात करने की कोशिश की। वही अथर्व भी सबसे दूर रहता था सत्य से। भले ही वह सारी का मासूम दिखता था, लेकिन उसे अंदर एक आग भरी हुई थी जिसमें वह अंदर ही अंदर जलने लगा था। 12 साल बाद सरस्वती स्कूल 6th क्लास में सभी बच्चे अपने अपने बैग में अपना लंच लेकर क्लास से बाहर जा रहे थे। अथर्व भी अपनी दादी का दिया लंच लेकर गार्डन में जा रहा था। वह हमेशा से अकेला ही रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। वह आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी दादी ने उसके लिए गोभी के पराठे बना कर दिए थे जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। वह आराम से अपना डब्बा खोलने हुए जा रहा था कि तभी अचानक किसी ने उसके पैर पर फंसा कर उसे गिरा दिया। लंच उसके हाथ से छूट गया और वह पराठे नीचे जमीन पर गिर गए। साथ ही वहां पर मौजूद सभी बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सब उसे पर हंस रहे थे। उसने हंसने वाले सभी बच्चों को देखा तो उसे सब में खड़े अपने भाई आयुष्कर, अपनी बहन राधिका और रीति भी दिखाई दिए। उसे उन सब पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह उठकर खड़ा हुआ और जिसने उसे नीचे गिराया था उसे लड़की की तरफ देखा तो वह उसके भाई आयुष का दोस्त था। वह समझ गया कि यह सब आयुष ने करवाया है। घर में भी वह सब उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अब स्कूल में भी उसने उसे लड़के को धक्का देते हुए कहा, साले तूने मुझे गिराया कैसे? उसे लड़के ने भी उसे धक्का दिया और बोला, क्या बेचू से मुझे धक्का देगा? और देखते ही देखते उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों ही एक दूसरे को पीटने लगे। आज आंतरिक भी हर करने वाला नहीं था। आज बहुत टाइम बाद उसकी दादी ने उसके लिए इतने प्यार से खाना बनाया था और इसी वजह से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बात हद से आगे बढ़ गई थी। बच्चे टीचर्स को बुलाने भाग गए। वहीं अथर्व गुस्से में पागल हो गया था। उसने अपने पास पड़ा पत्थर उठाया और उसे लड़के के सिर पर दे मारा। सब कुछ वहीं थम गया। उसे लड़के का सर फट चुका था और उसका खून बहने लगा। ये सब देखकर तो आयुष, राधिका और रीति भी डर गए। जब टीचर वहां पहुंचे तब तक वह लड़का बेहोश हो चुका था। उसे इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया गया। स्कूल खत्म होने तक राकेश वहां पहुंच चुका था और प्रिंसिपल उसे सुनाई जा रहे थे। प्रिंसिपल बोले, माफ कीजिएगा मिस्टर ठाकुर, आप भले ही स्कूल में डोनेशन सबसे ज्यादा देते हैं लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि हम आपके बेटे की इस हरकत को नजरअंदाज करते। हम ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में रखकर अपने स्कूल का नाम खराब नहीं कर सकते। पहले भी उसकी बहुत शिकायत आई थी और अब उसने एक लड़के को अस्पताल पहुंचा दिया। तभी उसका फोन बजा, दो वह बात करने लगे। वही राकेश अपने सामने खड़े अथर्व को गुस्से से लाल आंखों से देख रहा था। तभी प्रिंसिपल ने उसे बोला, उसके पेरेंट्स आपके बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की बात कर रहे
है। तभी राकेश बोल, कुछ कीजिए प्रिंसिपल सर, मैं उसे लड़के के इलाज का पूरा पैसा बनने के लिए तैयार हो, आप बस उनसे बात करके उन्हें पुलिस कंप्लेंट करने से रोक दीजिए। तो प्रिंसिपल ने अथर्व को देखा और बोले, आपके बाकी बच्चे तो ऐसे नहीं है, फिर यह ऐसा क्यों है? खैर आप जाइए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, हम आपके बेटे को स्कूल में रखकर बाकी बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती, प्लीज इसके लिए कोई और स्कूल देख लीजिए। राकेश खुशी का घर भी करेगा और अथर्व को लेकर वहाँ से निकल गया। वह घर पहुंचा तब सब लोग हाल में ही थी, सबको पता चल गया था कि अथर्व के द्वारा किए कांड का। हाल में पहुंचते ही राकेश ने अथर्व पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सपना उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका। मीनल देवी ने भीम से रोक रही थी और इसी सब में राकेश अपना हाथ झटक दिया जो मीनल जी ने पकड़ रखा था। वह झटके से पीछे गिरने लगी और मैं से टकरा गई। बस एक जोरदार थका राकेश को लगा जो किसी और ने नहीं, अथर्व नहीं मारा था। वह एक तरफ लड़खड़ा गया। सब लोग पूरी तरह चौंक गए थे उसकी हरकत देखकर। वही अथर्व गुस्से से खून भरी नजरों से राकेश को देख रहा था और वह गुस्से में चीखा, मेरी दादी को चोट पहुंचाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? चांद से मार दूंगा मैं। सबको सुना सबने। अथर्व कांच की मेज को पलटते हुए देखा। मिर्च कांच की थी इसलिए वह टूट गई और कांच के टुकड़े हाल में फैल गए। अथर्व आप सब तरफ तोड़फोड़ करने लगा। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सब लोग अथर्व को इतनी गुस्से में देखकर हैरान थी। वह कभी भी आज से पहले इतना गुस्सा नहीं हुआ था। वह ज्यादातर अपने कमरे में रहता था इसलिए सब उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। वह उसे बहुत शांत समझते थे लेकिन वह तो आज का गोला बन चुका था। मीनल जी और मोहन जी के साथ रंजीत उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। वही राकेश अथर्व के द्वारा किए अपने अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। रोहिणी भी उसके पीछे चली गई और राधा नौकरानी से हॉल की सफाई करवाने लगी। आदित्य ने आयुष और बाकी सब को अपने कमरे में बुलाया और सब किसी मुजरिम की तरह उसके पीछे चले गए। वह सब बहुत घबरा हुए थे। अंदर कमरे में आकर आदित्य का गुस्सा आयुष और दोनों लड़कियों पर फट पड़ा। वह गुस्से से बोल, जब सब कुछ इतनी शांति से चल रहा था तो तुम सबको कि उसे परेशान करते हो? मैंने उसे एक बार समझाया था तो वह समझ गया और सबसे अलग शांति से रह रहा था, लेकिन तुम लोगों को शायद मेरा कहना नहीं मनाना चाहते। ये सुनकर आयुष बोला, आप सॉरी भाई, हमें नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा पड़ जाएगी। हमने तो बस छोटा सा मजाक किया था, हमें नहीं पता था कि वह इतना सदा वायलेंट हो जाएगा। तो अखिल बोल, अब पता नहीं बड़े पापा क्या करेंगे उसके साथ। सब लोग टेंशन में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर अथर्व को चेक कर चुके थे। जब वह बाहर आए तो कुछ परेशान लग रहे थे। डॉक्टर को देखकर मीनल जी और रंजीत उसे अथर्व के बारे में पूछने लगे तो डॉक्टर, जो रंजीत का ही दोस्त था, वह उससे बोला, क्या हुआ रमेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब वह बोला, क्या बताऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हमें उसके कुछ टेस्ट करने होंगे जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। आज उससे यही रहना होगा। कल टेस्ट होने के बाद तुम उसे ले जा सकते हो, बाकी रिपोर्ट में बाद में बता दूंगा। तब मोहन जी बोले, कुछ और बात तो नहीं है ना डॉक्टर रमेश? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? ये सुनकर रमेश बोला, मुझे बस थोड़ा सा डाउट है चाचा जी। आई होप कि वह जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना हो। तब तक एक नर्स रमेश को किसी दूसरी पेशेंट के लिए बुलाने आ गई तो वह वहां से चला गया। मीनल जी घबराई हुई इसी बेंच पर बैठकर, इतने सालों से वह अथर्व को उसकी मां बनकर ही पल रही थी। आज अपने पोती को इस हाल में देखकर वह रोने लगी। मोहन जी और रंजीत जी ने उन्हें संभाला हुआ था। कुछ देर बाद रंजीत ने उन दोनों को ही घर भेज दिया और खुद वहीं रुक गया। वह अथर्व से नफरत नहीं करता था। उसके लिए जैसे आदित्य और आयुष था वैसा ही अथर्व था, लेकिन अपने भाई की घूरती निगाहों और गुस्से के कारण वह भी उससे दूरी बनाकर रखता था। अगले दिन सुबह अथर्व के सारे टेस्ट हो गए थे तो वह घर वापस आ गया था। स्कूल से उसे निकाल दिया गया था इसलिए उसे स्कूल नहीं जाना था। संडे था तो सब लोग घर में ही थे इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दोपहर में खाना भी उसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। एपिसोड 2, रिश्ते अनचाहे से। अब आगे। शाम को सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। मोहन जी ने रंजीत से उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देखने के लिए कहा तो राकेश बोला, वह अब यहाँ नहीं। देखा मैंने उसके लिए बोर्डिंग स्कूल में बात कर ली है, कल ही उसे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर मीनल जी गरजते हुए बोली, और यह फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया कि वह ये रहेगा या नहीं? हो कौन तुम? उसके अपनी माँ की बात सुनकर राकेश एकदम चुप हो गया। तब वह फिर से बोली, वह मेरा बेटा है और उसकी जिंदगी के फैसले सिर्फ मैं लूंगी और कोई भी नहीं। ये बात उन्होंने मोहन जी को देखते हुए बोली थी क्योंकि वह जानती थी कि मोहन जी का भी अथर्व के साथ ज्यादा लग नहीं था, इसलिए वह राकेश की बात आसानी से मान लेते। मीनल जी वहां से अपनी बात खत्म करके जा चुकी थी। तब राकेश एक बार फिर अपने पापा के सामने अथर्व को बोर्डिंग स्कूल बचने के लिए मनाते हुए बोला, पापा मेरी बात मानी है उसका
यहाँ से जाना है, सबके लिए ठीक होगा। कल उसने उसे लड़के को अस्पताल पहुंचा दिया, मुझे धक्का मारा। कल को ये खबर सब जगह फैल जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की। उसे यहाँ से भेज दीजिए, वह अपनी बात पूरी करता है। तभी डॉक्टर रमेश वहाँ पर एक फाइल लिए आया और बोला उसे इस वक्त अकेला छोड़ने के बारे में सोचिएगा भी मत, बड़े भैया बना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। सब लोग सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे तो उसने सबको अथर्व की आई रिपोर्ट के बारे में जो भी बताएं उसे सुनकर सब लोग चौंक गए, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रमेश ने अथर्व की रिपोर्ट राकेश के हाथ में दे दी। रिपोर्ट पढ़कर वह चौंक गया। ऐसे ही अथर्व की रिपोर्ट सभी के हाथों में घूम गई और सब लोग उसे पढ़कर हैरान हो गए थे। तभी वहां पर मीनल जी भी आ गई तो रमेश उनसे बोला, चाचा अथर्व कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। ये सुनकर वह बोली, वह अपने कमरे में है, अभी उसे चाय नाश्ता देख रहा है। क्यों, क्या हुआ। और शाम को तो उसकी रिपोर्ट आने वाली थी ना, क्या आया है उसकी रिपोर्ट में। ये सुनकर रमेश ने सबको बताए जिन्हें रिपोर्ट से ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। सभी बच्चे भी वहां पर थे। रमेश बोला, अथर्व को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी वह एक साथ दो लोगों की जिंदगी जी रहा है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन आगे से भी ज्यादा बड़ी बात थी जिसे बताने से फोटो रहा था। वह बोला ये सब उसके अकेलेपन की वजह से हुआ है। वह अपने आप से ही बातें करता, उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे समझ उससे बात करे, इसलिए उसके दिमाग में उसके अंदर ही एक और व्यक्तित्व तैयार किया जो उसे उकसाता है हर गलत चीज के लिए। जब जब कोई उसके हमको उसके अपनों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह उसे पर हमला भी कर सकता है, यहाँ तक कि वह खुद को भी चोट पहुंचा सकता है। मतलब दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी वह खतरा बन सकता है। सब कुछ बात कर वह चुप हो गया। मीनल जी उसके पास सुनकर थम से सोफे पर बैठ गई। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें ऐसे परेशान देखकर रमेश उनके पास बैठ गया और उन्हें समझाते हुए बोला, चाचा इतना कपड़ा यह मत, वह ठीक हो सकता है अगर उसे प्रॉपर इलाज के साथ सबका प्यार में लिखा तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर राकेश खड़ा होते हुए बोला, जिसे जो भी करना है करो, लेकिन मुझे कोई उम्मीद मत रखना किसी भी चीज की। इतना कहकर वह वहां से जाने लगा कि तभी उसकी इतनी निर्दयता देखकर मीनल जी के मुंह से निकला है ही गया जो वह कभी भी कह नहीं सकती थी। वह बोली, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुझे नालायक को जन्म दिया। आज से जैसे अथर्व तुम्हारा बेटा नहीं है वैसे ही तुम भी मेरे बेटे नहीं, और अपने बच्चों को मैं ठीक करूंगी। उसे तुम या तुम्हारी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। देखना है एक दिन तुम दोनों, वह तुमसे इतना दूर हो जाएगा कि चाहकर भी कभी उसके पास नहीं जा पाओगे। ऐसे ही 2 महीने बीत गई। मीनल जी ने अथर्व की ट्रीटमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह हमेशा कोशिश करती कि अथर्व उनको सब कुछ बताएं जो उसके मन में है, लेकिन अथर्व उनसे पहले की तरह ही बिहेव करता। वह उनके साथ पार्क जाता, खेलते, लेकिन उनसे कुछ भी शेयर नहीं करता था। अभी भी उसका किसी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया था, इसलिए वह घर में ही रहता था। घर में भी कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था। उन्हें डर था कि कहीं फोन पर हमला न कर दे। उनकी नजरों में वह पागल था। डॉक्टर रमेश ने भी उसके लिए एक थेरेपिस्ट ढूंढी, जिससे अथर्व बहुत ज्यादा खून नस खाए बैठा था। उसे लगता था कि सब लोग उसे पागल समझ रहे हैं, इसलिए उसके लिए उसे अपॉइंट किया गया था। इसलिए उसकी दिमाग में बैठा शैतान उसे लगभग ऑर्डर देता था कि वह उसे वहां से भगा दे, और उसने ऐसा किया भी। उसने उसे पर भी हमला किया और वह वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद उसके दिमाग में बैठे हुए शैतान ने उसे सर्वाधिक थी, जिसे वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। अगली 2 महीना में अथर्व ने 910 थेरेपिस्ट को भगा दिया था, फिर उसके लिए कोई थेरेपिस्ट नहीं मिली। एक दिन शाम के समय अथर्व शांति से अपने गार्डन में ही बैठकर खेल रहा था। छत पर खड़ा आयुष उसे दूर से ही खुल रहा था उसकी आंखों के सामने। इस समय वह सीन घूम रहा था जब अथर्व ने राकेश को धक्का मारा था। उसकी आंखों में नफरत सब देखी जा सकती थी। अथर्व के लिए गर्मी में स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी थी। राकेश ने बात कर ली थी अथर्व के एडमिशन के लिए। छुट्टियों के बाद वह भी स्कूल जाने वाला था। वह पहले की तरह शांत रहने लगा था। छुट्टियों में अखिल के माँ का लड़का आया हुआ था, वह भी अथर्व को पागल कहकर उसका मजाक कर उड़ने लगा। अथर्व के अंदर बैठा शैतान उसे पर हमला करने के लिए उकसाता, लेकिन अथर्व खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे ही छुट्टियां भी खत्म होने आई थी। एक दिन अथर्व ने रात को अखिल के मामा के लड़के रॉकी को अपने चाचा चाची के कमरे के दरवाजे पर झुका हुआ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। तभी रॉकी की नजर उसे पर पड़ी तो वह डर गया और वहां से भाग गया, और अथर्व भी अपने कमरे में आ गए और ज्यादा ना सोते हुए वह भी सो गया। वही रॉकी बहुत डरा हुआ था। वह जब कमरे में आया तो आयुष और अखिल ने उसे घबराया हुआ देखकर उसका कारण पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि उसने अथर्व को बुआ के कमरे में जागते हुए देखा। उसकी बात सुनकर अखिल और आयुष का खून खोल उठा। अगले दिन उन्होंने ये सब आदित्य को बताया तो उसे रॉकी पर विश्वास नहीं हुआ। वह अथर्व को जानता था कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने रॉकी को घर कर देखा तो रॉकी और भी ज्यादा डर गया। ऐसे ही 1-2 दिन बीते। अगले दिन रॉकी अपने घर जाने वाला था। उसके अगले दिन स्कूल शुरू होने वाले थे।
रात को सबके सोने के बाद रॉकी आज राकेश और रोहिणी के कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। आदित्य अपने कमरे से बाहर आए और नीचे किचन की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसकी नजर रॉकी पर पड़ी और तभी उसने देखा कि अथर्व गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। अथर्व के हाथ में डंडा था जिसे वह रॉकी के सिर पर मरता उससे पहले ही आदित्य ने भागकर उसे पकड़ लिया। रॉकी इन सब से बहुत डर गया। आदित्य अथर्व को खींचते हुए कमरे में ले आया। कमरे में आते ही अथर्वा ने आदित्य से अपना हाथ छुड़ाया और बोल, क्यों रोक आपने मुझे, वह कितनी घटिया हरकत कर रहा था। ये सुनकर आदित्य बोल, अपने काम से कम रखो, उसी में देख लूंगा। अथर्व को बहुत गुस्सा है लेकिन वह जैसे जैसे शांत हो गया। आदित्य ने फिर रॉकी को आधे हाथों लिया और एक दो थप्पड़ भी मार और सुबह सबको इसकी हरकत भी बताने की धमकी दी। तो रॉकी जो अखिल की उम्र का था वह बोला, मैं जानता हूँ आदित्य कि तुम अथर्व को इस घर में नहीं चाहते। अगर चाहो तो मेरा यह इल्जाम तुम उसके सर पर लगाकर उसे यहाँ से हमेशा के लिए निकल सकते हो। आदित्य ने कुछ देर सोचा और बोला, एक सर पर कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। ये सुनकर रॉकी ने भी खुशियों का दिया। अगले दिन सुबह घर में फिर से माहौल गर्म था। जब अथर्वनी नीचे हॉल में सबको आदित्य और रॉकी से पहले ही रात का सारा वाकया बताया। सब रॉकी को गुस्से से देख रहे थे। तब वह छोटे आंसू बहते हुए बोला, अथर्व झूठ बोल रहा है, बल्कि सच तो यह है कि अथर्व अपने माँ पापा के कमरे में झांक रहा था और उसने उसे रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने 2 दिन पहले अथर्व को रंजीत के कमरे के बाहर भी ऐसे ही चाहते हुए देखा था। अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप आदित्य भाई से पूछ सकते हैं। उसके बाद सुनकर आदित्य ने भी उसकी बात पर हम ही भारती की रॉकी सच कह रहा है। इसके बाद आज फिर राकेश का गुस्सा और अथर्व पर फूटा। वही अथर्व खाली आंखों से आदित्य को देख रहा था जो उसे नजरें फेर कर खड़ा था। आज अथर्व का दिल बुरी तरह टूट गया था। आदित्य और बाकी सब भले ही उसे अपना भाई ना मानते हो लेकिन अथर्व मानता था। आज उसके अंदर बैठा शैतान उससे बोला, देख आज फिर तेरे इस भाई ने तुम्हें फंसा दिया, वह भी झूठ बोलकर। उसे दिन भी तेरे भाई बहनों ने तुझे नीचे दिखाई। ये सब झूठे रिश्ते हैं, खोखले हैं, ये कभी तुझे नहीं अपनाएंगे। वही राकेश उसे मार रहा था लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तो राकेश उसे मारते हुए बोला, तुझे मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, कांच की तू पैदा होते ही मर जाता। ये सुनकर अथर्व ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मर गया वह लड़का जो आपके मजे के चक्कर में पैदा हो गया था। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। तो अथर्व आगे बोला, आज मेरी दादी को छोड़कर इस घर से छुड़ा हर रिश्ता मर गया मेरे लिए। डेविल सही कहता है कि इस घर के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे मेरी दादी ने पाला है, ये बात सभी जानते हैं। इसके बावजूद आज एक झटके में सपना उनके परिवार इसको गलत मान लिया इस बाहर के लड़के के कहने पर, और जिसने इसकी बात को सही कर दिया है। मैंने उसकी हर बात मानी। बड़ा भाई आप समान होता है लेकिन ये सच में अपने बाप जैसा ही है। फिर वह आदित्य के सामने जाकर बोला, डेविल ने मुझे बहुत बार कहा मुझे कि यह मेरा परिवार नहीं है, लेकिन एक आस लगाए अब तक रहा था यहाँ मुझे इस घर से निकलने के लिए। उसकी बात पर हमें भरी थी ना आपने। ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं आऊंगा कभी यहाँ। ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं आऊंगा कब फिर लौटकर यहाँ। फिर वह रॉकी को घूरते हुए बोला, तुम शुक्र मनाओ कल रात इसने बचा लिया तुझे, वरना डेविल ने ऑर्डर दिया था मुझे चांद से मार देता मैं तुम्हें। फिर आदित्य से, और हाँ मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस घर की औरतों और लड़कियों से, उनकी इज्जत भी अगर बीच सड़क पर उतरे तो भी मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। अथर्व अपनी दादी के पास आए तो उन्होंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया जो राकेश के मारने से सूज गया था। अथर्व उनसे बोला, दादी आप तो विश्वास है ना कि मैं कुछ नहीं किया। ये सुनकर मीनल जी ने उसका सर सहलाते हुए कहा, हाँ मुझे मेरी परवरिश पर पूरा भरोसा है कि तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर अथर्व ने सामने शीशे में देख रहे अपने प्रतिबंध से कहा, देखा डेविल मेरी दादी को मुझ पर भरोसा है, वह इन सब जैसी नहीं है, मुझे सच में प्यार करती है। उसकी बातें सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे कि वह अपने अक्ष से बात कर रहा था। एपिसोड 3 रिश्ते अनचाहे से। अब आगे अथर्व की बातें सुनकर मीनल जी ने अथर्व को अपनी तरफ घुमाया और बोली, अर्थ बेटा तो ये किस बात कर रहा है। तो अथर्व बोला, दादी यह डेविल मेरा दोस्त है, हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझसे कह रहा था कि मैं इस आदमी को मार दूं। यह आखिरी बात अथर्व राकेश को देखकर कही थी। फिर अपनी दादी को देखकर बोला, दादी मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा। दादी मुझे यहाँ पर नहीं रहना प्लीज। मीनल जी अथर्व को लेकर उसके कमरे में चली आई। उनके जाने के बाद मोहन जी आदित्य से बोले, अथर्व सही कह रहा है, मुझे विश्वास है उसकी बात पर, बताओ सच क्या है। तो आदित्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया। मोहन जी ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में बोले, फिर भी तुमने झूठ क्यों बोला। अथर्व को कितनी ज्यादा ठेस पहुंची है, सबसे बहुत दूर हो गया वह, इतना कि शायद कभी वापस ही ना आए। वह भी तुम सबकी तरह इस घर का बेटा है, उसका पूरा अधिकार है इस घर पर। मैं हमेशा उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत के भाव देखे थे, आज तुम भी उसकी नजरों में उतर गए। 1-2 दिन में वह यहाँ से चला जाएगा और शायद तुम सबकी जिंदगी से भी हमेशा के लिए।
फिर मोहन जी रंजीत जी से बोले, रंजीत अथर्व के लिए बोर्डिंग स्कूल में बात करो और हाँ, उसकी गार्जियन के तौर पर अपनी माँ का नाम लिखवा देना। और तुम राकेश, मुबारक हो, आज से तुम्हारी सिर्फ 3 औलादें रह गई है। उसके माता पिता के नाम पर मैं अपना और मीनल का नाम रजिस्टर करवा दूंगा। फिर वह राधा जी की तरफ देखकर बोल, राधा बहू, आज के बाद अगर आपके भतीजे से आपको मिलना है तो अपनी मायके में जाकर मिल लेना। ये लड़का हमारे घर में दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। 4 दिन बाद अथर्व को दिल्ली बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। जाते वक्त वह सिर्फ अपनी दादी से मिला, बाकी किसी की तरफ उसने देखा तक नहीं। रंजीत जी उसे छोड़ने जा रहे थे, सब लोग उसे वहां से जाते हुए देख रहे थे। दिल्ली बोर्डिंग स्कूल बॉयज हॉस्टल। अथर्व का सामान रंजीत लेकर आ रहा था और अथर्व उनके पीछे पीछे चल रहा था। तभी एक कमरे के सामने रंजीत जी रुक गए और दरवाजा नॉक किया तो एक लड़का जो अथर्व की ही उम्र का था उसने दरवाजा खोला। रंजीत जी सामान कमरे में रखकर अथर्व से बोले, अथर्व बेटा, तू अपना सामान लगाने में प्रिंसिपल से बात करके आता हूँ। ये सुनकर अथर्व बोला, आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से चल जाएगा। ये सुनकर रंजीत चीनी उसे घूर कर देखा तो अथर्व उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। रंजीत जी सर हिलाते हुए वहां से चले गए। अथर्वा ने अब जाकर अपने कमरे को देखा तो उसकी नजर सामने पड़े हुए 3 बेड पर बैठे लड़कों पर पड़ी जो उसे ही घूरे जा रहे थे। तभी उसे अपने अंदर से आवाज डेविल उससे बोला, अर्थ देखिए लड़के तुझे कैसे खोल रहे हैं, अगर इनमें से किसी ने तुझे परेशान किया तो सर फोड़ देना सालों का। अथर्व, डेविल से देखते हैं बाद में, अभी मुझे नींद आ रही है। वही अपनी अपनी बेड पर बैठी लड़के जो अथर्व को अपने साथ आए आदमी से इतना रुटली बात करते हुए देखकर उसे घूर रहे थे, वह उसे खुद से बात करते देखकर हैरान हो गए। तभी उन्होंने देखा कि अथर्व अपने बेड पर जाकर सीधा सो गया। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ मीनल जी किसी से भी बात नहीं कर रही थी। रात को डिनर करते वक्त राकेश ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया। रंजीत जी अथर्व को छोड़ने गए हुए थे जो अब तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए वह वही हाल में बैठ गई थी। थोड़ी देर में रंजीत भी आ गया। मीनल जी ने उसे पर सवालों की छड़ी लगा दी, जैसे अथर्व ठीक था या नहीं, वह रो रहा था, क्या उसका वहां मन लगेगा कि नहीं। रंजीत जी उनके सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मीनल जी को सोफे पर बिठाया और उन्हें समझाते हुए बोले, मन वह बिल्कुल ठीक है और रोने वालों में से तो वह बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा मुझे तो उसके रूममेट्स के लिए सोचकर घबराहट हो रही है कि कहीं वह उन्हें कुछ नुकसान न पहुंचा दे या फिर वह लड़के ही उसकी हड्डियां तोड़ दे, इसलिए मैं उन सब के बारे में भी पूछताछ करके आया हूं। वह सब अच्छे घरों से समझदार होशियार बच्चे हैं और शायद बहुत जल्द वह अथर्व से दोस्ती कर लेंगे अगर उसका डेविल बीच में तंग न आ रहा है तो। और रही बात उसका मन लगने की, तो आपको पता है जब मैं उससे कहा कि मैं प्रिंसिपल सर से मिलकर आता हूँ और आकर उससे पास ही थोड़ी देर बैठ जाऊंगा तो पता है वह क्या बोला, वापस आने की जरूरत नहीं है, वैसे चली जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है एकदम, भैया पर गया है उसकी आखिरी बात सुनकर राकेश उसे खोलने लगा। वही मीनल जी का मुंह बन गया, वह वहां से उठकर चली गई। ये देखकर रंजीत जी बोले, क्या हुआ है, क्या उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो आप तक। तो राकेश दांत पीसते हुए बोला, खुद तो यहाँ से चला गया और मुझे भी मेरी माँ को दूर कर दिया। ये सुनकर रंजीत जी बोले, उसने कुछ नहीं किया है भैया, जो भी किया है आपने किया है। अगर वह मेरी तीसरी वाला धोता तो मैं उसे जरूर अपना था। प्यार भरी नदी, पता कम से कम उसे मानसिक रूप से बीमार तो नहीं होने देता। और सोच कर देखिए, माँ ने 2-3 दिन से आपसे बात नहीं की तो आपको कितना बुरा लग रहा है। फिर उसने तो आपकी भाभी की और अपने भाई बहनों की नफरत और झूठे इल्जाम सही है। खैर जाने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है उसे, वह जा चुका है यहाँ से भी और हम सबकी जिंदगी से भी। रंजीत जी उठकर खड़े हो और जाते हुए राधा जी से बोले, मैं खाना रूम में ही खाऊंगा। पीछे से राकेश और रोहिणी सच में पड़ गए थे। राकेश ने रोहिणी की तरफ देखा तो वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सभी बच्चे भी वहां से जा चुके थे, सबके मन में अजीब सी हलचल मचा गए थे। रंजीत जी राकेश जब अपने कमरे में पहुंचा तो रोहिणी बालकनी में खड़ी हुई थी, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। राकेश ने के आने पर उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। राकेश ने उसे अपनी तरफ घुमाया तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। राकेश उससे बोला, तुम रो क्यों रही हो। ये सुनकर रोहिणी ने आंख में कुछ करने का बहाना बना दिया और चुपचाप बेड पर लेट गई। एपिसोड 4 रिश्ते अनचाहे से अब आगे। अथर्व अपने बेड पर सोया हुआ था, उसके रूम में अब 5 लड़के खड़े उसे ही घूर जा रहे थे। उनमें से एक बोला, क्या करें, उठाए या नहीं। तभी दूसरा लड़का बोला, उठा देते हैं वरना बेचारा भूखा रह जाएगा। मैं इसमें 8 बजे के बाद खाना नहीं मिलता, 7:30 तो हो गए हैं, हम भी वंश के चक्कर में अभी तक बैठे थे।
इसे भी ले चलते हैं। वंश तू उठा दे यार, मुझे सिर्फ कुछ खतरनाक वाइब्स आ रही है। वंश ने उसे पीछे खींच लिया और बोल, साले तेरा नाम धैर्य किसने रख दिया? तेरा नाम तो डरपोक होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों हंसने लगे, वही धैर्य का मुंह बन गया। तभी वंश अथर्व को हिलाते हुए बोला, ये चिकनी चल उठ, वरना भूख से पूरे हॉस्टल में बांसुरी बाजेगी तेरे पेट से। वही अथर्व नींद में था जब कोई उसे उठा रहा था तो वह गुस्से से उठ गया और बिना आसपास देख जोर से बोल, क्या है? वही उसके ऐसे भड़कने से एक लड़का डर से दूसरे की गोद में उछाल कर चढ़ गया और बोला, अरे बाप रे, ये तेरी तो तितली तो आग पकड़ती है। जहां उसकी बात सुनकर वंश और बाकी सब हंस पड़े। वहीं अथर्व गुस्से से उसे घूरने लगा और बोला, तुमने दिल्ली किसे कहा और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो वह उससे बोला, हम तुम्हें खाने के लिए उठा रहे हैं, 20 मिनट बाद खाना मिलना बंद हो जाएगा, चलो हमारे साथ ही खा लेना। अथर्व ने कुछ सेकंड उन सबको देखा और बोला, मैं आ जाऊंगा खुद से, तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंश ने उसे घूरा और सबको चलने का इशारा किया तो वह सब वहां से निकल गए। अथर्व भी वॉशरूम में जाकर फंस हुआ और नीचे में इसकी तरफ चला आया। जब वह नीचे पहुंचा तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, एक भी टेबल खाली नहीं थी। उसे खाना तो मिल गया लेकिन सीट नहीं मिला। तभी उसने देखा कि धैर्य उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुला रहा था। वह उनके पास पहुंचा तो एक साइड हट गया, जिससे अथर्व के बैठने की जगह आराम से बन गई तो वह वहां पर बैठ गया। उसने आसपास देखा तो कुछ उसे घूर रहे थे तो कुछ बच्चे अपना खाना खत्म कर रहे थे। तभी वंश उससे बोला, डरो मत, तुम्हें हमारे साथ देखकर कोई तुम्हें कुछ नहीं रहेगा। ये सुनकर अथर्व बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता और कोई मुझे कुछ भी कर भी नहीं सकता। उसने वंश की आंखों में आंखें डालकर बोला, जिससे वह भी अजीब सी सिरहन महसूस करने लगा। अथर्व को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह पांचों लड़की उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते थे। उसे देखकर वंश बोला, कुछ दिनों में तुम्हें आदत हो जाएगी इस गाने की। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खाना खत्म करने में लगा हुआ था। सब लोग खाना खाकर वापस अपने कमरे में चले गए। अथर्व अपने बेड पर जाकर बैठ गया। उसने अपने सामान को देखा जो वैसे का वैसा रखा था। उसे देखकर वंश ने उससे कहा, हम हेल्प कर देंगे सामान सेट करने में। फिर वह पांचों अपने बिस्तर पर बैठते हुए अपना अपना इंट्रो देते हुए बोले, हाय मैं अक्षत सूर्यवंशी, दूसरा लड़का मैं अमन मेहरा, तीसरा लड़का मैं लक्ष्य मित्तल। फिर वंश बोला, देवांश मल्होत्रा उर्फ वंश। फिर धैर्य बोला, मैं धैर्य अरोड़ा, तुम भी अपना नाम बताओ। वंश ने उसे देखकर कहा तो अथर्व बोला, अथर्व ठाकुर। वंश ने उसका नाम सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या नाम है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा नाम। अथर्व भी घमंड से बोल, मेरी दादी ने रखा है नाम। फिर उसने अपना बैग खोला और अपना सामान लगने लगा। सपना उसकी मदद की। फिर वंश बोला, हम पांचों पिछले साल यहाँ आए थे और अब दोस्त बन गए हैं, तुम भी हमारे दोस्त हो आज से। ये सुनकर अथर्व बोला, मैं दोस्त नहीं बनाता, तुम सभी बाद में मुझे परेशान करोगे जैसे सब करते हैं, फिर मेरा डेविल तुम्हें भी सजा देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वंश पॉल, देखो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और यह डेविल कौन है? तो अथर्व बोला, वह रहा। सबने उसके हाथ की सैर की तरफ देखा तो वह शीशे में अपने रिफ्लेक्शन की ओर इशारा कर रहा था। वंश को छोड़कर बाकी सब घबरा गए तो अथर्व उनकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम सब भी मुझे पागल कहोगे ना? वंश समझ गया था कि शायद अथर्व किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वह नॉर्मली बोला, वह अच्छा है तुम्हारा दोस्त। अथर्व ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सुनकर वंश ने कहा, नहीं, मेरी बहन की भी ऐसी ही दोस्त थी लेकिन अब वह जा चुकी है और मॉम डैड का पूरा अटेंशन उसे ही मिलता है। तो अथर्व बोला, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया? ये सुनकर वंश हैरानी से बोल, नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वह तो मैं समन की वजह से यहाँ पर आ गया, वैसे जिंदगी से बाहर फेंक दिया मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें? तो अथर्व बोला, हाँ, मुझे तो पैदा होते ही उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। मुझे मेरी दादी ने पाला है और अब तो उनके बच्चे मुझे घर से निकलने के लिए भी चलने लगे थे, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया। अथर्व की बात सुनकर सब लड़के चौंक गए। उन्हें हैरानी हो रही थी कि दुनिया में ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। वह कुछ समझ गए थे कि क्यों अथर्व खुद से बातें करता है। वंश को भी अपनी बहन की याद आ गई थी। वह भी अपनी दोस्त की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वह उसे कुछ ही मिनट बड़ी थी, वह भी ऐसे ही अपने आप से बातें करती रहती थी। तो अब उसके पेरेंट्स ने उनका आउट ऑफ कंट्री में इलाज करवाया था और दूसरी तरफ अमन के पापा की डेथ हो गई थी। मन तो उसकी पहले ही नहीं थी और उसके चाचा उसकी प्रॉपर्टी की लालच में आकर उसे भी करने की साजिश रच रहे थे, जो वंश ने अपने कानों से सुनी थी और फिर अपने पेरेंट्स को बताया था। तो उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को ही बोर्डिंग में पढ़ने भेज दिया, जिसका विरोध अमन के चाचा चाची ने बहुत किया। लेकिन वंश के पापा, जो शहर के जाने माने वकील थे, उन्होंने कानूनी दाव पेच लगाकर उन्हें अमन की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तब उन्होंने अमन के साथ वंश को यहाँ पढ़ने भेज दिया।
वंश को इन सच में घूम देखकर अमन को पता चल गया कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए वह जाकर उसके गले लग गया और बोला, तुम भूल क्यों नहीं जाते तब जब मैं भूल गया हूँ। ये सुनकर वंश बोला, इतना आसान है तेरे लिए भूलना तो अमन बोल, मुश्किल भी नहीं है। वही अथर्व को छोड़कर बाकी तीनों भी सब जानते थे, इसलिए वह भी उनके ऊपर चढ़ गई है। वही अथर्व कुछ देर उन्हें मुंह खोल देखता रहा। उसने कभी ऐसे दोस्त नहीं देखे थे जो एक दूसरे से चुपके चुपके करें। वंश ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो अथर्व बोला, क्या दोस्त ऐसे होते हैं। ये सुनकर वंश बोला, हाँ वैसे क्या तुम्हारा ये डेविल तुझे हक करता है। तो अथर्व ने शीशे में देखा और ना में सर हिला दिया। उसे देखकर वंश और बाकी सब उठ खड़े हुए और अथर्व की तरफ बढ़ते हुए बोले, कोई बात नहीं, हम तुझे गला लगा लेंगे। ये सुनकर अथर्व चिल्लाते हुए बोला, नहीं। लेकिन तब तक वंश और पार्टी नहीं रुकी और अथर्व के ऊपर कूद पड़े सब। वह बेड पर गिर गया और बाकी सभी उसके बेड पर ही फैल गए। कुछ देर बाद अथर्व का बेड और बाकी पांचों को मिलाकर एक लॉन्ग बेड बना दिया गया और सब उसे पर फैल कर सो गए। बीच में अथर्व को ले दिया गया था। बेचारा अथर्व, कभी कोई उसकी झप्पी भर लेता तो कभी कोई। उसे हमेशा से अकेले सोने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर उसका गुस्सा भी काम नहीं आ पा रहा था। वह पांचों चमगादड़ उसकी सुन ही नहीं रहे थे। वह थका हुआ था, इसलिए उसे भी नींद नहीं घेर लिया। एपिसोड 5, रिश्ते अनचाहे से। अब आगे। अगले दिन सुबह वंश आंखें मलते हुए उठकर उसने बेड पर नजर डाली तो धैर्य और अमन ने अथर्व को नींद में ही पकड़ रखा था और अक्षत ने उसके मुंह पर एक पर रखा हुआ था। वंश ने अथर्व को देखा जो नींद में ही अजीब सी शक्ल बना रहा था। पहले तो उसे पर हंसी आई, फिर उसने उठकर उसने उन सभी की फोटो खींच ली। उसके बाद उन्हें अथर्व के ऊपर से हटाते हुए बोला, कमीनों उठो बच्चों के ऊपर से, वरना दम घूट जाएगा उसका। अथर्व जब उठा तो उसके शरीर में हल्का दर्द हो रहा था। उसने देखा कि धैर्य और अक्षत बाथरूम में कौन पहले जाएगा, इसलिए झगड़ रहे थे। वंश और लक्ष्य तैयार हो चुके थे। अथर्व ने मौका देखकर चौका मारा और वॉशरूम में घुस गया। बाहर खड़े अक्षत और धैर्य एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वही वंश और लक्ष्य हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सब लोग तैयार होकर क्लास के लिए निकल गए। स्कूल खत्म होने के बाद अथर्व को लेकर वंश लाइब्रेरी चलाया और उससे जरूरी किताबें ढूंढ कर दी। अथर्व फिर पूरी लाइब्रेरी में घूमकर किताबें देखने लगा। उसने एक दो किताबें और ली, फिर वह दोनों हॉस्टल आ गए। रात को जब वह सब में इसमें खाना खाकर लौटे तो अथर्व ने देखा कि वह सभी अपने अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। फोन पर अमन भी वंश के मन और पापा से ऐसी बात कर रहा था जैसे वह उसके खुद के पेरेंट्स हो। अथर्व ने अपने फोन को देखा तो उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे फोन कर दे रहने को कहा था, लेकिन वह किसी से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फोन नहीं किया। वह अपनी पढ़ाई से अलग जो किताबें लाया था वह पढ़ने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद सब लोग फोन पर से बात करके हटे तब अथर्व का फोन बजा। उसने देखा तो घर से फोन था। अथर्व नहीं फोन काट कर एक तरफ फेंक दिया। वह अपनी दादी से भी बात नहीं करना चाहता था ताकि उनकी याद ना आए। फिर वह सो नहीं पता, लेकिन उसका फोन दोबारा बजा। अथर्व ने दूर से ही फोन को घूरा जैसे उसे आंखों से ही भस्म कर देगा। तभी वंश ने उसका फोन उठाया और रिसीव कर दिया और फोन स्पीकर पर डाल दिया, जिससे अथर्व की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी उसे दूसरी तरफ से मीनल जी की आवाज आई। वह बोली, हेलो और मेरे बच्चे कैसा है तू। अथर्व नहीं कसकर आंखें बंद कर लिया अपनी उनकी आवाज सुनकर। तभी वंश अथर्व को देखकर बोला, आपका प्यारा बच्चा बिल्कुल ठीक है दादी जी। वहीं दूसरी तरफ मीनल जी और रंजीत जी लैंडलाइन टेलीफोन से के सामने बैठे हुए थे। रंजीत जी ने भी स्पीकर ऑन किया हुआ था। मोहन जी के साथ साथ वहां राकेश, आदित्य और बाकी सब भी थे। रोहिणी और राधा डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ से अथर्व की जगह किसी और की आवाज सुनकर सब लोग चौंक गए। तभी रंजीत बोला, कौन बोल रहा है और अथर्व कहाँ है। तो वंश बोला, अथर्व महाराज इस समय मुझे बड़े ही प्यार से निहार रहे हैं, जैसे अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उसकी बात सुनकर रंजीत जी मुस्कुरा दिए। तभी उसे अथर्व की आवाज है जो वंश से मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, मेरा फोन दे इधर, किसको पूछ के तुमने फोन उठाया। ये सुनकर वंश बोला, जो अथर्व से बोल रहा था, तुझे तो बात ही नहीं करनी थी, फिर क्यों चाहिए तुझे फोन। और मुझे तेरे डेविल ने कहा फोन उठाने को, अब जा उसके साथ झगड़ा कर और मुझे बात करने दे। और फिर वह रंजीत जी से बोल, अंकल जी मैं अथर्व का फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड हो। फिर वह धीरे से बोल, डेविल को भी मिटा दूंगा एक दिन, लीजिए कर लीजिए। ऐसे बात ये कहकर उसने फोन अथर्व की तरफ उछाल दिया जो उसने कैच कर लिया। वह वंश को घूरते हुए बोला, हेलो दादी कैसे हैं आप। ये सुनकर मीनल जी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तूने फोन क्यों नहीं उठाया था, क्या तुम मुझसे भी नाराज है। तो अथर्व बोला, नहीं दादी मैं आपसे नाराज नहीं हुआ, ना ही कभी होगा, बस आपसे बात करने के बाद मुझे आज नींद नहीं आएगी, मेरा मन अपने ही अटका रहेगा। ये सुनकर धैर्य बोला, कोई बात नहीं, हम तुझे लोरी गाकर सुना देंगे। उसकी बात सुनकर अथर्व उन पर भड़क कर बोला, तुम चुप हो जाओ वरना खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर धैर्य और बाकी सब हंसने लगे तो अथर्व उन्हें इग्नोर करते हुए बोला, दादी आप प्लीज मुझे ज्यादा फोन मत करना, वरना मेरा दिल आपके पास आने को करेगा, फिर मैं कैसे रहूंगा यहाँ। उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली, तो फिर आ जाना मेरे पास।
क्यों जीत करके वहां जाकर बैठ गया अथर्व। नहीं दादी माँ, मैं वहां कभी नहीं आऊंगा। उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली, यहाँ नहीं आएगा फिर कहाँ जाएगा? तू ऐसी बातें मत कर, मैं कल ही तुझे वहां से लेने आ रही हूँ। नहीं रहेंगे क्या तू वहां? उनकी बात सुनकर अथर्व बिगड़ते हुए बोला, मैं वहां नहीं आऊंगा। अगर आप या कोई और यहाँ पर कभी आया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा कहीं दूर। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं रहूंगा मैं। इसलिए आप वादा कीजिए कि आप ना तो यहाँ खुद आएंगे ना ही किसी और को यहाँ भेजेगा। अगर आप मुझे जरा सा भी प्यार करती है तो मेरी बात जरूर बनेगी। बाय टेक केयर। इतना कहकर अथर्व ने फोन कटकर बेड पर फेंक दिया और सभी लड़कों को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वंश ने इशारे से अक्षत को उसके पीछे भेज दिया कि कहीं वह बड़े सीनियर स्टूडेंट के फ्लो पर ना चला जाए। उसके जाने के बाद वंश ने अथर्व के फोन से वापस अथर्व के घर पर फोन मिला दिया। रंजीत जी ने फोन उठाया और हेलो बोला तो वंश ने पीछे से मीनल जी के रोने की आवाज सुनी तो वह बोला, अंकल जी जरा फोन स्पीकर पर डालिए। रंजीत जी ने फोन स्पीकर पर कर दिया। रंजीत जी ने अपनी माँ को चुप होने के लिए कहा और फोन स्पीकर पर डाल दिया। तब सबने वंश की आवाज सुनाई दी। वह बोला, दादी में जनता हुआ परेशान है अथर्व को लेकर, लेकिन उसकी चिंता मत करिए, वह बिल्कुल ठीक है और उसकी बीमारी भी अब ठीक, हम ठीक जरूर कर देंगे। वह एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और वह आपके पास जरूर लौट कर आएगा। आप मेरे पास फोन करके रोज उसका हाल चाल ले सकती है और चोरी छुपे मैं आपको उसकी फोटो वगैरह भी भेज दिया करूंगा। बाकी हमने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और जब वह हमारा हाथ पकड़ेगा तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे हम उसे, इसलिए उसकी चिंता मत करिए और अपना ख्याल रखिए। उसके बाद सुनकर मीनल जी ने उसे भर भर के आशीर्वाद दिया और फिर रंजीत जी ने उसका और बाकी चारों का नंबर भी ले लिया था कि उन्हें अथर्व की हर खबर मिलती रहे। वही अथर्व ऊपर टेरेस पर जाकर बैठ गया था। उसके अंदर से डेविल उसे वंश और बाकी लड़कों से दूर रहने के लिए बोल रहा था। वह कुछ जवाब देता तभी अक्षत भी उसके पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। डेविल तो उसे छत से नीचे फेंकने का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन अथर्व आज उससे भी पहली बार इग्नोर करते हुए वहां से नीचे अपने कमरे में आ गया। वहीं दूसरी तरफ रंजीत जी अपनी माँ से बोले, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि वह सभी बच्चे बहुत अच्छे और समझदार है। एक्चुअली मैं अच्छे प्रिंसिपल से बात करने गया था, तब इस लड़के वंश ने मुझे उन्होंने वही मिलवा दिया था कि यह अथर्व का रूममेट है। तब मैंने उसे अथर्व की कंडीशन बताई थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी बहन भी 2 साल पहले इसी भी बीमारी से जूझ रही थी जो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। वंश ने मुझसे कहा था कि अगर अथर्व उनसे दोस्ती कर लेता है तो वह उसके इलाज के लिए भी अपने पेरेंट्स से बात कर लेगा और वह उसे शायद अपने साथ अपने घर भी लेकर जा सकता है। फिर वह रोहिणी और राकेश पर एक नज़र डालते हुए बोले, और ऐसे में अथर्व का जुड़ाव उसके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं किसकी किस्मत में क्या लिखा है। अब आप उसकी फिक्र छोड़िए और आराम कीजिए और अथर्व को अपनी नई जिंदगी शुरू करने दीजिए। उसे खुद से फैसला करने दीजिए कि उसकी जिंदगी में कौन रहेगा और कौन नहीं, और देखना यहाँ से तो बेहतर जिंदगी मिलेगी उसे, फिर वह कहीं भी रहे खुश रहना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मोहन जी बोले, क्या ऐसे अनजान लोगों पर भरोसा करना सही रहेगा? उनकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, भरोसा तो जाने वाले तोड़ चुके हैं, अब जहाँ अथर्व की किस्मत उसे लेकर जाए। वहीं दूसरी तरफ अथर्व जब नीचे कमरे में आए तो सब लोग बेड पर पसर हुए पड़े थे। बीच में उसके और अक्षत की जगह छोड़ दी गई थी। वह चाहता था कि अपना बेड सबसे अलग लगा ले, लेकिन सब सोए थे। अक्षत भी अपनी जगह पर लेट गया और उसे दांत दिखा दिए। अथर्व चुपचाप बीच में खाली जगह पर लेट गया, उसे नींद नहीं आ रही थी। ये देखकर वंश उसका सर थपथपने लगा। अथर्व ने उसका हाथ हटा दिया तो उसने फिर से ऐसा करना शुरू कर दिया। अथर्व को अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वंश और बाकी सब ने देखा तो वह सो गया था। सभी दोस्त मुस्कुरा दिए। उसके बाद वह सब लोग भी सो गए। वहीं दूसरी तरफ घर में रोहिणी अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। जब राकेश वहां आया तो उसे ऐसे बेचैनी में चलते हुए देखा तो उसे देखकर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम अपने उसे सो कॉल्ड बेटे को याद तो नहीं कर रही थी? उसकी बातें सुनकर रोहिणी बोली, मेरा बेटा? आपने उसे मेरा बेटा कहा है तो फिर उसे रहने क्यों नहीं दिया मेरे पास? रोहिणी की आवाज थोड़ी तेज थी। वह फिर बोली, आज मेरा बेटा मुझे आपसे अपने पूरे परिवार से अलग हो गया है, वह भी हमेशा के लिए। वह यहाँ से आना भी नहीं चाहता, इस कदर नफरत करने लगा है वह हमसे। राकेश बोला, अच्छा तो आज तुम्हें तुम्हारे बेटे की याद आई है? इतने साल से तो उसकी तरफ देखा तक नहीं तुमने, और मैं तुम्हें ऑप्शन दिया था ना कि उसे लेकर अलग हो जाओ। मुझे उसकी बातें सुनकर रोहिणी बोली, अलग हो जाती? फिर कहाँ जाती है उसे लेकर? क्या आपको नहीं पता था कि मैं अनाथ हूँ और मैं क्यों जाती? अपने तीनों बच्चों को छोड़कर आपके लिए आसान है अपनी औलाद से मुंह मोड़ लेना, क्योंकि आपने उन्हें जन्म नहीं दिया है। और हाँ, मैंने अथर्व को खुद से दूर जरूर किया था, पर रोज मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखकर अपने आप को समझा देती थी। लेकिन इस घर में हर कोई आपके जैसा हो गया है, किसी को भी उसे पर दया नहीं है। आपकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। देखेगा एक दिन आप भी मेरी तरह अपनी फैसले पर जरूर पछताएंगे।
उसकी बातें सुनकर राकेश बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, वह दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन मुझे उसके लिए पछताना पड़े। उसके बाद वह दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर कर सो गई। कुछ दिन तक दोनों के बीच में तनाव रहा, जिससे सपना महसूस किया। एक बार फिर दोनों को ही मोहन जी और मीनल जी ने समझाया, जिससे कुछ हद तक सब सही हो गया। उसके बाद रोहिणी ने कभी राकेश से अथर्व के बारे में बात नहीं की। उसने एक बार फिर अपने तीनों बच्चों के लिए खुद को समझ लिया था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। इन 15 सालों में अथर्व कभी ठाकुर हवेली नहीं आया था। सबको लगता था कि वह अपना स्कूल पूरा करके वापस मुंबई आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राकेश को छोड़कर बाकी सबके दिल में अथर्व के लिए अब कोई मेल नहीं रहा था। आदित्य, आयुष और राधिका ने अपनी मां को अथर्व के लिए चुप चुप कर रोते देखा था, इसलिए अब वह भी चाहते थे कि अथर्व वापस आ जाए, लेकिन अथर्व वापस आने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वह आदित्य की शादी में भी नहीं आया था। अब तो हर किसी के साथ साथ मीनल जी की भी उम्मीदें टूटने लगी थी। एपिसोड 6, 15 साल बाद। अब आगे 15 साल बाद एक सुनसान सड़क पर एक घर में एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। लड़के के हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे। लड़की उसे लड़की के साथ के बटन खोलते हुए बोली, बेबी प्लीज लव मी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज बेबी। लेकिन वह लड़का अभी भी उसे लड़की को किस करने में बिजी था। लड़की नहीं उसे लड़की को खुद से दूर किया और बोल, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन। वह लड़का आगे बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसे कार को कुछ लोगों ने घेर लिया। उन सबके हाथों में गन थी। वह लड़का चौंकते हुए उन्हें देखा और फिर जैसे ही उसे लड़की की तरह देखा तो वह उसे देखकर शैतानी स्माइल दे रही थी। अब बोलो का सब कुछ समझ गया था कि यह सब उसे फंसाने के लिए किया गया था। वह लड़का डरते हुए बोला, ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या करने आए हैं? उसकी बातें सुनकर वह लड़की बोली, इतनी तो बेवकूफ़ तुम लगता नहीं, फिर भी बता देता हूँ ये लोग तुम्हें करने आए हैं। उसकी बातें सुनकर वह लड़का जो डर रहा था, अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और देखते ही देखते वह हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी मानो कोई शैतान हंस रहा हो। वह लड़की जो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी, उसके पूरे शरीर में डर की तरंग दौड़ गई। उसने गाड़ी से बाहर देखा तो वह आदमी जो हाथों में हथियार लिए सिर्फ खड़े थे, वह कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पर गिर गए थे। उसे लड़के ने जब घबराकर अपना चेहरा लड़के की तरफ किया तो उसे लड़के के चेहरे को देखकर वह चीखने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह लड़की खुद एक फ्रैंक फाइटर थी, लेकिन लड़के को देखकर उसकी सीखी हुई सारी फाइटिंग स्किल धरी की धरी रह गई। वह डरी हुई आवाज में बोली, तुम तो? वह लड़का बोला, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे चाल में फंस जाऊंगा? तुम मेरे करीब आई क्योंकि मैं आने दिया, वरना मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे छू भी नहीं सकता। और तुम मुझे मनी आई थी कुछ लोगों को लेकर, तो अपनी जिंदगी का आखिरी ज्ञान लेकर जाओ। किसी जिंदा आदमी को मारना बहुत आसान है, लेकिन एक मरे हुए इंसान को मारना नामुमकिन है। इतना कहकर उसे लड़के ने लड़की के माथे पर गन रख दी और अगले ही पल गाड़ी के अगले शीशे पर खून के चीले फैल गए। वह लड़का गाड़ी से निकल गया और सड़क पर चलने लगा। वह गाड़ी से 1 किलोमीटर दूर है आया था जब उसे गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और गाड़ी के चिद्दे उड़ गए। वह लड़का आराम से चलते हुए जा रहा था और एक गाना गुनगुना रहा था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। मुंबई ठाकुर हवेली में सब लोग खाना खा चुके थे। रंजीत को छोड़कर सब अपने अपने कामों पर जाने के लिए तैयार थे। रंजीत के एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वह एक हाथ से फोन चला रहा था। राकेश, आदित्य, आयुष और अखिल सब कंपनी जा रहे थे। राकेश रंजीत से बोला, आज इंस्पेक्टर रावत तुम्हारा बयान लेने आएंगे, तो उन्हें एक डिटेल बता देना कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। और हाँ, घर में रहने का मौका मिला है तो यह मत सोचना कि आदित्य और अखिल तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। उन्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड हेल्प भी तुम ही करोगे। वह आगे कुछ बोलता है कि तभी आदित्य की पत्नी आरती अपनी गोद में एक 1.5 साल की बच्ची को वाहन लेकर आई। वह बच्ची राकेश को देखकर उछलने लगी और राकेश के पास जाने के लिए मचलने लगी। उसे ऐसा करते देखकर राकेश ने उसे झट से अपनी गोद में ले लिया और बोला, मेरी प्रिंसेस, दादू आकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। अभी दादू को बहुत सारा काम है, तब तक तुम अपने छोटे दादू के साथ खेलो। वह बच्ची फिर अपने पापा और चाचा की तरफ देखने लगी। आयुष और अखिल जल्दी से बोले, हम अगर इसके साथ खेलेंगे तो आज का ऑफिस नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम चलते हैं। वह दोनों भी उसे बच्ची को लाड लड़ा कर चले गए। उसके बाद आदित्य ने भी अपने बच्ची के माथे को चुम्मा और बोला, पापा रात में आपके साथ खेलेंगे, ओके बाय। वह इतना कहकर वह भी वहां से चला गया, साथ ही राकेश भी। अब रंजीत जी ने उसे एक हाथ से गोद में उठा लिया और बोला, चलो प्रिंसेस, छोटे दादू तुम्हारे साथ खेलेंगे। इतना कहकर वह उसे लेकर वहां से जाने लगे। तभी मीनल जी उससे बोली, रंजीत तेरी अथर्व से बात हुई? उनकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, नहीं मन, उसने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। मैंने वंश से फोन करके पूछा था तो उसने बताया कि वह भी न्यूयॉर्क गया हुआ है, जब वापस आएगा तो वह उससे बात करवाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर मीनल जी उदास हो गई। कई दिनों से अथर्व ने उनसे बात नहीं की थी। वह बोली, जब वह जाएगा तो इस बार मैं उसे यहाँ बुला कर ही रहूंगी। मैं तेरे पापा को देख लेती हूँ, डॉक्टर उन्हें चेक करने आने वाले होंगे। आध्या भी बता रही थी कि उनके अस्पताल में अमेरिका से डॉक्टर आ रहे हैं।
तुझे भी चोट लगी है, रामी से कहूंगी वह उनसे तेरे पापा के इलाज के लिए बात करे। रंजीत जी ने उनकी बातें सुनकर हमें सर हिला दिया और वहां से अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद राधा, रोहिणी और आरती उनसे बातें करने लगी। तभी आरती, जो थोड़ा धार्मिक टाइप की लड़की थी, वह बोली, दादी माँ, हम घर में शांति हवन करवा लेते हैं, जिससे चाचा जी और दादाजी दोनों ही जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और क्या पता अथर्व भी वापस आ जाए। उन्हें आज तो नहीं थी कि अथर्व वापस आएगा। वही 2 महीने पहले उनके पति मोहननाथ जी को लकवा मार गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर का नीचे वाला हिस्सा काम करना बंद कर दिया। और अभी हफ्ते भर पहले ही रंजीत जी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वह भी घायल हो गए थे। अपने पति और बेटे पर आए संकट के निवारण के लिए उन्होंने हवन के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद हवेली में शांति हवन करवा दिया गया, जिसमें घर के सभी लोग शामिल हुए। डॉक्टर रमेश उन डॉक्टर से बात कर चुका था। उन्होंने मोहन जी को एग्जामिन किया और कहा कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आध्या, जो आदित्य की साली थी, वह भी अपनी पढ़ाई के चलते हवेली में ही रहती थी। वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके अब डॉक्टर रमेश के अंदर इंटर्नशिप कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ा आलीशान बंगला था, जिसमें सुबह सुबह रसोई में खटपट चालू थी। एक औरत गोभी कद्दूकस कर रही थी। तभी रसोई में एक लड़का एंटर किया, जो तकरीबन 26 साल का था। उसने उसे औरत को पीछे से हक किया और बोला, आज क्या बात है माँ, घर के सारे नौकर किचन से बाहर क्या कर रहे हैं? कहीं उन्हें नौकरी से निकाल तो नहीं दिया आपने? उसकी बात सुनकर वह औरत बोली, अक्सर बेटा जा जाकर नहा धो ले और उसके बाद ही अर्थ को भी उठा देना। मैं उसके लिए गोभी के पराठे बना रही हूँ। उसके बाद पूरी भी नहीं हुई थी कि अक्षत चेक पड़ा और बोला, क्या अर्थ वापस आ गया? कब आया? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसकी माँ प्रिया जी बोली, कल रात 2 बजे के आसपास ही आया था वह, और उसे तेरे दादा ने बुलाया है, वह भी जबरदस्ती, वरना तो उसके पर न्यूयॉर्क में ही जम गए थे, जहाँ उसे उठा दे और खुद भी तैयार होकर आज। अक्षत वहाँ से तुरंत अपने फोन से वंश को फोन मिलाते हुए चला गया। वंश ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने अथर्व के वापस आने की खबर दी। तब वंश बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ इस लड़के की चटनी बना दूंगा, वहाँ जाकर। अक्षत नहा धोकर अथर्व के कमरे में पहुंचा, जहां पर वह दुनिया से बेखबर सोया हुआ था। अक्षत उसे ऐसे सोया हुआ देखकर उसे परेशान करने के बारे में सोच ही रहा था। तभी अथर्व ने उसे झटके से बेड पर खींच लिया और उसकी पीठ पर बैठकर बोला, तुमने किसी को मेरे आने के बारे में बताया तो नहीं ना? उसकी बात सुनकर अक्षत डरते हुए बोला, नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताया कि तू वापस आ गया है। जल्दी से तैयार हो जा, मन नीचे गोभी के पराठे बना रही है। अथर्व उसके ऊपर से उठा और बोला, मैं जानता हूँ, उन्हीं की खुशबू से मेरी आँख खुल गई थी। तू जा नीचे और पता कर पापा और बुढ़ाऊ का मिजाज कैसा है। तभी अक्षत खींचते हुए बोला, अर्थ वह दादा है हमारे, अगर उन्हें पता चल गया कि तू उन्हें बुढ़ाऊ के नाम से बुलाता है तो दोनों को कूट देंगे। वह अथर्व उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अथर्व डाइनिंग टेबल पर बैठा पराठे खा रहा था। अक्षत और प्रिया जी कभी अथर्व को देख रहे थे, कभी प्रीतम जी को, मतलब अक्षत के पापा। वह अथर्व को घर रहे थे। वही करणवीर जी, जो अक्षत के दादा थे, वह खाना खाते हुए बोले, बरखुरदार क्या कर रहे थे इतने दिनों तक न्यूयॉर्क में, जो वहां से आना ही नहीं चाहते थे? उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, छोड़िए ना बुढ़, वह आगे कुछ बोलता है कि। तभी अक्षत खांसने लगा, जिसकी वजह से अथर्व को एहसास हुआ कि वह क्या कहने वाला था। वह थोड़ा संभल कर बोला, मतलब दादू आप बताइए, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मैं कुछ दिनों में आ ही जाता। उसकी बात सुनकर करणवीर जी बोले, नाश्ते के बाद स्टडी रूम में मिलना, वही बात होगी। वह अपना नाश्ता खत्म करके बोल और वहां से उठकर चले गए। वही अथर्व की नजर अब प्रीतम जी पर पड़ी तो वह बोला, आप क्यों गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं? उसकी बातें सुनकर वह पराठे को बुरी तरह से चबाते हुए बोले, मुझे समझ नहीं आता, गोभी के पराठे जब इसे पसंद है तो हमें क्यों पराठे के नाम पर टॉर्चर किया जाता है? घर में आलू का अकाल पड़ गया है क्या? उनकी बातें सुनकर अथर्व उनके मजे लेते हुए बोला, नहीं, आलू का तो सोना बना दिया गया है। उसकी बात सुनकर अक्षत और उसकी माँ दोनों ही हंसने लगे। ऐसे ही सबने नाश्ता खत्म किया और अथर्व स्टडी रूम में चला गया और अक्षत पुराने वक्त में खो गया। जयपुर अथर्व से पहली बार बोर्डिंग में मिले थे, उसके बाद उनकी अथर्व से दोस्ती हुई। उसे याद था जब वंश के पेरेंट्स उसे और अमन से मिलने आए थे, तब अथर्व को अजीब सी किताबें पढ़ने देखकर वह हैरान हो गए थे। वह छुट्टियों में अथर्व को अपने साथ ले गई और उनका इलाज भी उन्होंने इस डॉक्टर से करवाया जिससे अपनी बेटी का करवाया था। अथर्व उनके प्यार और अपनेपन से काफी हद तक ठीक हो गया था। ऐसे ही हर साल छुट्टियों में अथर्व कभी अक्षत तो कभी वंश तो लक्ष्य के घर चला जाया करता था। उन सभी के पेरेंट्स उसे अपना बेटा मानते थे और चाहते थे कि अथर्व उनके साथ रहे। अक्षत को छोड़कर सभी का कोई ना कोई भाई बहन था, इसीलिए अथर्व अक्षत के साथ रहने का फैसला किया। वंश के आने से अक्षत अपनी सोच से बाहर आया। वंश और उसके पेरेंट्स भी दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। वंश ने अथर्व के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह उसके दादाजी के साथ उनकी स्टडी रूम में है। ये सुनकर वह वंश वही हाल में ही बैठकर उसका वेट करने लगा।
वही स्टडी रूम में करणवीर जी अथर्व को घूरे जा रहे थे। वह कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले 3 दिन पहले आना था तुम्हें, फिर इतने दिन वहां पर क्या कर रहे थे तुम? उनकी बात सुनकर अथर्व बोला आपने मुझे काम दिया, मैंने कर दिया, फिर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं वहां पर क्या कर रहा था? और ऐसा तो है नहीं कि आपको मेरी लोकेशन नहीं पता थी? फिर अथर्व उनकी तरफ झुककर बोला आपको क्या लगा था कि आप मुझ पर नजर रखेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसकी बातें सुनकर करणवीर जी बोले तुम मेरे आदमी को उसे क्लब में उलझाकर 3 घंटे के लिए गायब हो गए थे, बताओ कहाँ गए थे? उनकी बातें सुनकर अथर्व खड़ा होते हुए बोला बस इसीलिए बुलाया था आपने मुझे? तो सुनिए, मैं एक जवान लड़का हूँ, अब मुझे भी तो अपनी नींद पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इस क्लब के ऊपर बने कमरे में था, अब यह मत पूछेगा कि किसके साथ था और क्या कर रहा था। इतना कहकर वह फिर बोला अब मैं जाऊँ। अथर्व की बात सुनकर करणवीर जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब उन्हें उस मुद्दे की बात करनी थी। तो वह बोले तुम्हारे अगले मिशन की लोकेशन मुंबई है और तुम अपने घर ठाकुर हवेली जा रहे हो। उनका इतना कहना ही था कि अथर्व उठकर खड़ा हो गया और बोला मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर थोड़ा सोचकर 1 मिनट, कहीं इसलिए तो आपने मुझे नहीं बुलाया? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर मिशन की बात है तो आप वंश और अक्षत में से किसी एक को भेज दीजिए, लेकिन ठाकुर हवेली तो मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। बाकी अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वह खुशी से वहाँ से जाने लगा। तभी करणवीर जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अथर्व की आंखें खुली की खुली रह गई। एपिसोड 7 रिश्ते अनचाहे से। अब आगे। दिल्ली सूर्यवंशी भवन। करणवीर जी अथर्व से बोले तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा मोहन व्हील चेयर पर आ चुके हो। उन्हें अचानक ही शरीर के आदेश से मिला हुआ मर गया, जिससे वह व्हील चेयर पर बैठ गए हैं। उनकी बात सुनकर अथर्व पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला तो मैं क्या करूं, अगर वह पैरालाइज हो गए हैं तो उनकी किस्मत में जो लिखा है वही उनके साथ हो रहा है। तभी करणवीर जी बोले क्या तुम्हें अपने दादी के लिए बुरा नहीं लग रहा? वह कितना प्यार करती है तुमसे, तुम्हें एक बार देखने के लिए भी तड़प रही है वह। उनकी बातें सुनकर अथर्व चीरते हुए बोला देखिए, मेरी दादी को लेकर मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत कीजिए, वहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए बहुत से लोग हैं। करणवीर जी बोले तुम्हारा चाचा रंजीत ठाकुर पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है और 3 दिन पहले ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। और सबसे हारने की बात जानते हो क्या है? तुम्हारे घर वाले इन सब घटनाओं को महत्व एक एक्सीडेंट मान रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह लोग जानते ही नहीं कि उनका दुश्मन कौन है, तब वह खुद को बचाएंगे कैसे? अथर्व ने कुछ देर उन्हें घूर कर देखा और फिर बोला और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब भी वहां जाऊंगा? उन्हें कानून के पास जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर करणवीर जी बोले अगर अपनी दादी से थोड़ा बहुत प्यार करते हो तो तुम जरूर जाओगे, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा जो तुम समझते हो कि कोई नहीं जानता। उनकी बातें सुनकर अथर्व बोला ऐसा कौन सा राज है मेरे बारे में जो कोई नहीं जानता? करणवीर जी मुस्कुराते हुए बोले डेविल सबको लगता है ऐसा, या फिर कहूँ कि तुमने सबको ऐसा यकीन दिलाया है कि डेविल तुमसे अलग हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अथर्व और डेविल आपस में मिल चुके हैं और अब तुम अथर्व से ज्यादा डेविल के रूप में ज्यादा काम करते हो। ये सब सुनकर अथर्व की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बुरी तरह चौंक गया था। जो उसके बारे में कोई नहीं जानता था वह करणवीर सूर्यवंशी जानता है। वह हकलाते हुए बोला यह आपके क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बातें सुनकर करणवीर जी बोले देखो अथर्व, मैं दादा हूँ तुम्हारा और मैं चाहता हूँ कि उन्होंने तुम्हें हम तक पहुँचा है, तुम उनको कुछ समय के लिए प्रोडक्ट करो। तुम्हारा मिशन अलग है और तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे, अक्षत और वंश के साथ साथ अमन भी तुम्हारे साथ जाएगा। अथर्व बोला कितने टाइम के लिए जाना है? करणवीर जी अपनी खुशी छुपाते हुए बोले बस 7 महीने। अथर्व नहीं कुछ नहीं कहा, फिर वह नहीं घूरते हुए बोल किसकी सिफारिश पर आपने ये सब किया? उसकी बातें सुनकर करणवीर जी दांत दिखाते हुए बोले वंश। अथर्व खड़ा हुआ और वहां से जाते हुए बोला कोई हिंद जिसमें ठाकुर परिवार के दुश्मन तक पहुंच सकूं। करणवीर जी वहां पर जाओ और खुद पता लगाओ, मैं जरा अब चुनाव प्रचार में बिजी रहूंगा तो तुमसे बात कम ही होगी। मिशन की डिटेल तुम्हें वही भेज दी जाएगी अब जो नीचे वंश तुम्हारा वेट कर रहा है। उनकी बातें सुनकर अथर्व नीचे आया तो वह हंस वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। अथर्व को देखते ही वह हंस उसके गले लग गया और वह भी उसे वापस ठाकुर हवेली जाने के लिए कहने लगा। अथर्व ने बोल दिया कि वह वापस जाने के लिए तैयार है। उसके बाद सुनकर वंश खुशी से उछल पड़ा। फिर वह तीनों अथर्व के कमरे में चले गए। कमरे में जाकर वह तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। हंसी मजाक के दौरान अथर्व की शर्ट खींच गई तो वंश और अक्षत ने उसके गले पर नाखून के निशान देख लिए। उसके निशान देखकर वंश बोला तुम वहां पर ऐसे गुल खिला रहे थे अथर्व, तुझे नहीं लगता कि ऐसा करने पर तो फंस सकते हो? उनकी बातें सुनकर अथर्व ने उनकी नजरों का पीछा किया और अपने गले पर हाथ फेरते हुए बोला जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। किसी के अलावा मैं आज तक कुछ नहीं किया, और इतना भी तभी होता है जब कोई और रास्ता नहीं होता। वैसे क्या हाल है तेरे? अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। वंश बोला फिक्र मत कर, मैं ऐसे ही किसी के लिए रो रो कर अपने घर वालों को हट नहीं कर सकता। अक्षत यकीन नहीं होता कि वह मोनिका इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी।
अथर्व निबंध के चेहरे पर फिर से वही दर्द देखा जो 1 साल पहले था। तो वह बोल, तेरे कहने पर वश में कभी उसे लड़की के पीछे नहीं गया, लेकिन अगर वह खुद मेरे सामने आ गई तब मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। अथर्व को गुस्सा होते देखकर वह दोनों बातों को घूमने लगे। वंश बोला, तुम खुश नहीं हो, तुम इतने साल के बाद अपनी दादी से मिलोगे। उसकी बातें सुनकर अथर्व ने उसे घूरा और बोला, दादी के साथ साथ वह सब लोग भी मेरे सामने होंगे जिसे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ। अब अगर वहाँ पर मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक वह लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। फैंस न्यूज की बातें सुनकर कहा, अरे वह सब चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, इसलिए उनमें से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और मैं रंजीत अंकल से इस बारे में बात कर लूंगा। वैसे कब जा रहे हो? अथर्व ने कहा, तुम दोनों कब आओगे? वंश ने उसकी बातों का जवाब देते हो कहा, तेरे जाने की 2 दिन बाद ही हम आ जाएंगे, तब तक तुम वहां सहज भी हो जाओगे। और हाँ, लक्ष्य नहीं, वही अपने घर के पास ही हमारे लिए एक फ्लैट देख लिया है, तो हम तेरे साथ नहीं रह सकते। पिछले महीने ही उसके पापा का ट्रांसफर मुंबई में हुआ है। अथर्व ने हमें सर हिलाया और बोला, मैं कल सुबह चला जाऊंगा, जितना जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठाकुर हवेली। सब लोग अपने अपने कामों से लौट आए थे। सब लोग हाल में ही बैठे हुए थे। दिन की तैयारी चल रही थी। राकेश और सब लोग आदित्य की बेटी किया के साथ खेल रहे थे जब रंजीत अपने कमरे से घबराया हुआ मामा करते हुए वहां आया। मोहन जी भी अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। आदित्य की साली आध्या भी वहीं पर अपनी भांजी के साथ खेल रही थी। सब लोग रंजीत को देखकर खड़े हो गए। मीनल जी उसके पास कहीं और उसे शांत करते हुए बोली, रंजीत बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रंजीत जी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, माँ वह अथर्व। उसके बाद पूरी सुने बिना ही मीनल सी घबरा गई। वहीं बाकी सब भी थोड़ी टेंशन में आ गई। राकेश ने रोहिणी की तरफ देखा तो वह बुरी तरह डर गई थी और उसकी आंखों में आंसू भी जमा हो गए थे। मीनल जी डरते हुए बोली, क्या हुआ, मेरे अर्थ को बता जल्दी, मुझे बस बहुत डर लग रहा है। बताता क्यों नहीं कुछ? मीनल सी चिल्ला दी। रंजीत जी ने देखा कि उसकी माँ और भाभी दोनों ही डर गई थी तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, माँ अथर्व कल वापस आ रहा है हमारे पास। उसकी बात सुनकर मीनल जी के जो आंसू डर और घबराहट की आंखों में जमा हो गए थे वह खुशी में बदल गई। वह खुशी से रोने लगी और बोली, क्या मेरा बच्चा वापस आ रहा है? वह सच में आ रहा है? रंजीत जी ने उनकी आंखें साफ करते हुए कहा, हाँ, मन होगा दोपहर तक आ जाएगा, शायद अभी मुझे वंश का फोन आया था। फिर रंजीत जी ने रोहिणी की तरफ देखा, वह जो चुपचाप आंसू बहा रही थी। वह उससे बोला, भाभी आपसे और बाकी सबसे एक रिक्वेस्ट है। वंश का कहना है कि अथर्व की बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन वह माँ के अलावा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ऐसे में अगर आप उसके करीब जाओगी तो शायद वह भड़क सकता है, क्योंकि अथर्व के डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि जो चीज़ जिन लोगों को वह पसंद नहीं करता अगर वह उसके सामने आएगी या फिर उसके साथ किसी चीज़ को लेकर जबरदस्ती की गई तो उसके अंदर का डेविल दोबारा से उसे पर हरी हो सकता है, या फिर यह कहना ज़्यादा सही होगा कि अथर्व गायब हो जाएगा और सिर्फ डेविल बचेगा। इसलिए प्लीज़ आप उससे दूर रहेगा। उसके बाद सुनकर रोहिणी रोने लगी और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने अपनी माँ को देखा और उनके पास आया और उन्हें शांत करने लगा। आदित्य अपनी माँ के पास जाकर बोला, मैन अगर मुझे उसे दिन से पहले आपके मन की बात पता चल जाती तो मैं उसे दिन उसे रॉकी की बात नहीं मानता। मैं अथर्व पर वह इंसान नहीं लगता और ना ही वह कभी यहाँ से जाता। मुझे लगता है कि वह आपके और पापा के बीच झगड़े की वजह बनता है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वह यहाँ रहे और आप दोनों झगड़ते रहे। आपको पता है जब वह छोटा था तब स्कूल में झगड़कर पापा का पर चढ़ा कर रखता था, तब मैंने उसे समझाया था कि वह झगड़ा ना करे तो वह आराम से मेरी बात मान लेता था, लेकिन अब शायद ही वह मेरी कोई भी बात सुनी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह हमें ना सही आपको माफ कर दे। ऐसे ही राकेश को छोड़कर बाकी सब ने फैसला किया कि वह अथर्व से माफी मांगेंगे। वही आध्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह रोहिणी के पास गई और बोली, अरे मौसी आप अध्याधी ग्रेड के होते हुए क्यों टेंशन ले रही हो? देखना ये जो भी है अथर्व या वर्थ वह उसे मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगी और अगर बात नहीं बनी तो मेरे चाकू छोरी कब काम आएंगे, उसे डरा धमका के आपके साथ बांध लूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा उठे। दूसरी तरफ अथर्व वंश के साथ उसके घर आ चुका था। अगर अथर्व उनसे बिना मिले चला जाता तो उसके मामा पापा और बहन तीनों अनशन पर बैठ जाते। वह सभी अथर्व के साथ खुशी खुशी डिनर कर रहे थे। तभी वंश के पापा विराट मल्होत्रा बोले, तो अर्थ बेटा घर वापसी की तैयारी हो गई ना? अथर्व बोला, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं वहां पर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर वंश बोला, तू वहां क्यों नहीं रहना चाहता? अब तो घर के सभी लोग चाहते हैं कि तुम बाहर हो। अथर्व नहीं जवाब दिया, सभी चाहते हैं इसलिए मैं वहां पर नहीं रहना चाहता और 2 दिन बाद तुम और अमन अक्षत के साथ ही रहे हो। देख लेना उसे घर के लोग मुझे चाहते हैं या ड्रामा कितने दिन तक कंटिन्यू रख पाते हैं। उसकी बातें सुनकर वंश की माँ विद्या जी अर्थव और बाकी सबका ध्यान हटाने के लिए बोले, अर्थ बेटा जब तू वहां से आएगा तब मेरे लिए क्या लाएगा?
उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, अब मेरे अलावा भी कुछ चाहिए आपको? उसकी बात सुनकर वंश की बहन वंशिका अथर्व से ताली मारकर हंसती तो विद्या जी ने मुंह फुला लिया, जिस पर सब हंस पड़े। ऐसे ही हंसी खुशी सबने डिनर किया और अथर्व वंश के साथ उसके कमरे में चलाया। आज रात को यहीं रहने वाला था। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद वंश अथर्व के साथ अक्षत के घर पर था। वह अपना सामान सूटकेस में रख रहा था। प्रिया जी उसके बैग में कभी कुछ रख देती तो कभी कुछ। आखिर में वह उसके बैग में लड्डू का टिफिन रखकर बोले, ये ले, हो गई तेरी पैकिंग खत्म। वही अक्षत, वंश और अमन अथर्व का चेहरा देखकर हंस रहे थे, जो अपने कपड़ों के बीच लड्डू और बिना जाने क्या क्या रखा हुआ देखकर चक्कर खाकर गिरने वाला था। वह इतना सब कुछ देखकर बोल, माँ मैं कहीं दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा, वहाँ भी मेरी दादी ऐसी ही चीज खिलाकर मुझे टॉर्चर करेगी। और यहाँ पर आप 1 मिनट, ठीक है मैं इन्हीं ले जाऊंगा और का भी लूंगा, लेकिन प्लीज कुछ और मत रख दीजिएगा। कुछ सोचकर अथर्व बोला। प्रिया जी खुश हो गए और वहाँ से चली गई। लगभग 10 बजे वंश, अमन और अक्षत अथर्व को एयरपोर्ट पर छोड़कर आ गए। एपिसोड 8 रिश्ते अनचाहे से। अब आगे ठाकुर हवेली। आज ठाकुर हवेली में मिनाल की दौड़ दौड़कर किचन में अथर्व का पसंदीदा खाना बनाने में लगी थी। रंजीत जी ने कहा था कि अथर्व दोपहर तक पहुंचकर आएगा। 1 बजे बजाने वाला था, लेकिन अथर्व अभी तक नहीं आया था। आज अपने कमरे से भागती हुई बाहर आए और बोली, डी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इमरजेंसी केस आया है। और बिना कुछ सुन वहाँ से चली गई। पीछे से उसकी बहन रहती रह गई कि बारिश आने वाली है, कहाँ से चली जा। वही मीनल जी ने भी बाहर देखा तो मौसम का मिजाज को ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बारिश के साथ साथ तूफान भी आने वाला है। उन्हें अथर्व की चिंता हो रही थी कि वह इतनी बारिश में घर कैसे आएगा, इसलिए उन्होंने रंजीत को ड्राइवर के साथ उसे लेने के लिए भेज दिया। अथर्व मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। जब वह एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसका स्वागत मुंबई की जोरदार बारिश ने किया। उसने एक कैब बुक की और वहां से हवेली के लिए निकल गया। उसके वहां से जाते ही रंजीत जी भी वहां पहुंच चुका था। वह वही गाड़ी में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ आख्या अपनी स्कूटी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रास्ते में उसने देखा कि एक औरत एक दुकान के बाहर दर्द से कराह रही है। वह मां बनने वाली थी, उसे लेबर पेन हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर अध्यया रुक गई। उसने उसे उठाया और एक बेंच पर बिठाया। अध्ययन है जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दिया और खुद ही वही उसके पास बैठ गई। उसे वहां पर खड़े लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वह उसे औरत की मदद करने की बजाय तमाशा देख रहे थे। आध्या ने अपनी स्कूटी वही चुड़ी और एम्बुलेंस में बैठकर उसे औरत के साथ चली गई। रास्ते में ही उसने उसे औरत को उसके पति का नंबर लेकर फोन कर दिया था। तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी थी। तभी अचानक एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकरा गई। पीछे एम्बुलेंस में अध्ययन एक तेज झटके से साथ आगे की तरफ गिर पड़ी। उसकी कहानी और माथे पर चोट लग गई। वह जैसे तैसे उठकर खड़ी हुई तो उसे औरत की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे औरत की को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। आध्या ने नीचे कर देखा तो ड्राइवर भी बेहोश हो गया था। वह एक सुनसान रास्ते पर थे। उसने लिफ्ट मांगने का सोच और सड़क पर आकर हराती जाती गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोक। तभी उसके सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। उसे आर्या पार का सोच और उसे गाड़ी के सामने कूद गई। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी। इन सब से अलग अथर्व आंखें बंद करके गाड़ी में बैठा यही सोच रहा था कि वह सबसे इतने सालों बाद देखकर कैसे रिएक्ट करे। तभी एक झटके से गाड़ी रुक गई। अथर्व का सीन आगे की सीट से टकरा गया। वह अपना माथा सहलाते हुए ड्राइवर पर गुस्सा करते हुए बोला, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या तुम्हें? क्या हर पैसेंजर को बिठाकर ऐसे ही गाड़ी चलाते हो? उसकी बातें सुनकर ड्राइवर ने कहा, सब कोई लड़की गाड़ी के सामने कूद गई थी, इसलिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी वह लड़की जो कोई और नहीं हत्या ही थी, उसने गाड़ी का शीशा खटखटाया और मदद मांगते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी मदद कर देंगे? एक्चुअली एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है और पेशेंट की हालत काफी सीरियस है, उसे लेबर पेन हो रहा है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ड्राइवर ने अथर्व की तरफ देखा तो वह बोला, ये लड़की झूठ भी बोल सकती है, क्या पता इसके साथ कर हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो, ये हमें वहां पर ले जाकर मरवा दे, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। अथर्व की बातें सुनकर आज्ञा का गुस्सा लावे की तरफ फट पड़ा और वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, अबे बिना दिमाग के इंसान तो अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें मेरी हालत देखकर मैं डाकू की पार्टनर लगती हूँ? फिर वह ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, देखो प्लीज हमारी मदद कर दो, वह औरत बहुत तकलीफ में है, उसे बच्चों की जान जा सकती है, एक माँ अपना बच्चा को देगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आध्या के खुद पर चिल्लाने से अथर्व को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी ड्राइवर गाड़ी से उतारकर उसे लड़की के साथ जाते हुए बोला, साहब मैं देख कर आता हूँ कि क्या बात है।
कुछ ही देर में ड्राइवर भागकर वहां आते हुए बोला, साहब को लड़की सच कह रही है, औरत सच में बहुत दर्द में है, उसे एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बेहोश हो गया है, आप उनकी मदद कर दीजिए, सब में बहुत कमजोर शरीर का हो, उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर अथर्व बोला, देखो बारिश, मुझे रास नहीं आती, मुझे बुखार आ जाएगा, मैं मदद नहीं कर सकता। ड्राइवर हाथ जोड़कर बोल, सब उसे औरत का बच्चा मर जाएगा, प्लीज बस उन्हें घर में लेटा दीजिए। बेईमान से ही सही, अथर्व गाड़ी से निकालकर उसे तरफ आ गया। उसने एम्बुलेंस में से उसे औरत को गोद में उठाकर निकाला और ले जाकर पीछे वाली सीट पर लेटा दिया। आध्या भी उसके पास बैठ गई और उसे होश में रहने के लिए कहने लगी। तभी उसे ड्राइवर का ख्याल आया तो वह उसकी भी मदद करने के लिए कहने लगी, पर ड्राइवर अथर्व से बोला, साहब आप मेरी क्या आपको लेकर अस्पताल पहुंची है, मैं किसी की मदद से ड्राइवर को लेकर आता हूँ। अथर्व मन ही मन खुद पर जलते हुए बोला, अब यही बाकी रह गया था, मुझे ड्राइवर भी बनना पड़ेगा। आध्या को भी उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे इतनी सीरियस मामले को इतना लाइटली ले सकता है। अथर्व ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और आध्या से बोला, मुझे रास्ता बताती जाना, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो खुद रास्ता जान जाऊंगा। अदानी मौके की नजाकत समझते हुए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अथर्व उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। स्टेटस ना मिलने के कारण उसे औरत को अंदर लेबर रूम में ले जाना पड़ा। एक बार देखने से उसके कपड़े गीले हो गए थे और उसे जुकाम भी हो गया था। चीख चीख कर उसका सर और पूरा मुंह दर्द करने लगा था। वह कभी भी बारिश में नहीं दिखता था क्योंकि उसे सर्दी जल्दी लग जाती थी और उसका सर दर्द से फट रहा था। वही वह दोनों अभी भी उसी रूम से में बाहर थे। अयोध्या ने अथर्व की बिगड़ती हालत देखी तो उसने उसे चेक करके दवाई के साथ साथ इंजेक्शन भी दिया, जिससे अथर्व वहीं पर सो गया। आध्या ने उसे भी एक रूम में ही वार्ड बॉय की मदद से ले दिया। वहीं दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी लेकिन अथर्व घर नहीं पहुंचा था। मीनल जी का टेंशन से बुरा हाल हो गया था। आध्या भी लौट आई थी। रंजीत जी ने वंश को फोन कर दिया था कि अथर्व अभी तक हवेली नहीं पहुंचा है। वह तो सब भी टेंशन में आ गए थे। अक्षत की माँ तो घबरा गई थी। वंश ने लक्ष्य से भी फोन करके पूछा कि अथर्व पहले वहां तो नहीं आया, उसका जवाब भी नहीं था। तभी वंश ने हवेली में फोन करके झूठ कह दिया था अथर्व बारिश और तूफान में फंस गया है और किसी होटल में ठहर गया है। तो मीनल, शिव और अक्षत की मां को शांति मिली। वहीं सभी औरतों को छोड़कर वंश और बाकी दोस्त के साथ साथ करणवीर जी भी अथर्व की ऐसे अचानक गायब होने की आदत से वाकिफ भी थे और परेशान भी। अथर्व मुंबई जाकर भी अपनी आदत से बाज नहीं आया। यही सोचकर उन्हें उसे पर गुस्सा भी आ रहा था। अथर्व की हालत से अनजान वह उसे पर भड़के हुए थे क्योंकि वह किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था। ये भी उसकी एक बुरी आदत में शुमार था। अगले दिन सुबह अथर्व की आंख खुली तो उसे अपना शरीर झगड़ा हुआ सा महसूस हुआ। उसे बुखार भी आ गया था जिसकी वजह से उसे आध्या पर गुस्सा आ रहा था। इस दवाई लेनी पसंद नहीं थी इसलिए उसने डॉक्टर से जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा लिया और अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर वहां से चला गया। क्या ड्राइवर हॉस्पिटल में अध्या के भरोसेमंद आदमी को उसका सामान दे गया था। उसने देखा कि 11 बजे बजने वाले और वह अभी भी कल वाले कपड़ों में ही था। वह वहां से होटल में चला गया और नहा धोकर खाना खाकर वही आराम करने लगा। आज संडे था तो जानता था कि हवेली में सब लोग छुट्टी पर होंगे, इसलिए वह दोपहर में जाने का सोचकर वही होटल में रुक गया था। वही हवेली में मीनल जी ने रंजीत जी से अथर्व को फोन करने को कहा था। वह बोला, मैं आप जानती है ना कि वह मेरा फोन नहीं उठाता। उसके बाद सुनकर मीनल जी ने कहा, वह जरूर उठेगी तो फोन लगा और मुझे दे। रंजीत जी ने ऐसा ही किया और फोन मिलकर अपनी माँ को दे दिया। बेल जा रही थी कि अथर्व ने फोन उठाया और हेलो बोला। तभी मीनल जी ने उसे पर सवालों की झड़ी लगा दी। अथर्व ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन में बात खत्म कर दी कि वह शाम को आ जाएगा और फोन काट दिया। दोपहर में गाड़ी ठाकुर हवेली के बाहर आकर रुकी। उसमें से अथर्व निकला। उसने एक सर्जरी नजर पूरी हवेली पर डाली और बैग लेकर अंदर चला आया। दोपहर में सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे इसलिए अथर्वा ने यह वक्त चुना था। वह वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। उसका कपड़ा काफी साफ सुथरा था। उसने गौर से सब जगह चेक किया और फिर अपना बैग साइड में रखकर बेड पर गिर पड़ा और आंखें बंद कर ली। इंजेक्शन का थोड़ा असर अभी भी था इसलिए एक बार फिर वह नींद के आगोश में चला गया। शाम को अथर्व का फोन बजा। वंश उसे फोन कर रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाया वंश उसे पर भटक गया। जब अथर्व ने उसे पूरी कहानी बताई तो उसे पर विश्वास नहीं हुआ, जिसकी वजह से अथर्वा ने दफा हो जाकर फोन काट दिया और एक बार फिर उसके जहां में आध्या का ख्याल आया, जिस पर उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से आज वह सच्चा होने के बावजूद उसे पर विश्वास नहीं किया गया। वोट कर हाथ मुंह धोकर अपने कमरे से बाहर आया और रेलिंग से नीचे झांकने लगा था। उसे हाल में अपनी दादी दादा व्हीलचेयर पर, रोहिणी चाय लेकर आई हुई राकेश परी को गोद में लिए हुए, आदित्य हाथ के हाथ में कोई फाइल पड़े हुए था, रंजीत जी एक हाथ में प्लास्टर और एक हाथ चाय पी रहे थे, राधा जी शाम का खाना बनाने के लिए लिस्ट पूछ रही थी, अखिल और आयुष एक अलग सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ देखते रहे थे, राधिका और रीति कोई मैगजीन देख रही थी और आरती किया कि दूध की इसीलिए आई हुई दिखाई दी।
किसी का भी ध्यान ऊपर की तरफ नहीं गया था। तभी उसे अपनी दादी की आवाज आई, राधा बहू अथर्व के लिए खाना मैं बना दूंगी, तुम बाकी का देख लो। उनकी बात सुनकर राकेश थोड़ा नाराज किस बोला, मैं आप कुछ नहीं बनाएगी, आप कल भी थक गई थी और वह नहीं आया, आपका बीपी भी टेंशन में बढ़ गया था और ऊपर से दोपहर का खाना हमें रात में खाना पड़ा था, इसलिए आज अगर वह आया तभी उसके लिए कुछ बनाना, और वह भी रोई नहीं आ रहा था, बना देगी। क्या पता वह आज भी ना आए। उसके बाद सुनकर मीनल जी उसे पर खींचते हुए बोली, वह आज जरूर आएगा, उसने खुद कहा है, तुम अपना मुंह बंद रखो और खबरदार अगर उसे कुछ भी कहा तो वरना इस बार में तुम ही इस घर से धक्के देखो निकाल दूंगी। उसकी बात सुनकर राकेश जी ने हल्के गुस्से में मुंह घुमा लिया। तभी मीनल जी बोली, रंजीत अर्थ को फोन करके देख, शाम तो हो गई है, वह कब तक आएगा। अपनी माँ का ऑर्डर मानते हुए रंजीत जी ने फोन निकाला और अथर्व का नंबर मिला दिया। ऊपर रेलिंग के पास खड़े अथर्व का फोन बज उठाया। सबको रिंगटोन की आवाज ऊपर की तरफ से सुनाई दी तो सबने सर उठाकर एक साथ ऊपर देखा। अथर्व को ऊपर खड़ा देखकर सब लोग हैरान रह गए। अथर्व ने गहरी नजर से सबको घूरा और चलते हुए नीचे आने लगा। वहीं मीनल जी अथर्व को देखकर हद से ज्यादा इमोशनल हो गई थी और रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई थी। अथर्व ने आगे बढ़ाकर उन्हें बहुत ही प्यार से अपने गले से लगा लिया और उन्हें चुप करवाने लगा। कुछ देर तक वह उनके गले लगे रोती रहे, फिर उसके कंधे पर हाथ रख उसे महसूस करने वालों की क्या सच में अथर्व उनके सामने है। उसके शरीर की शक्ति देखकर वह हैरान रह गई और घबराते हुए बोली, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, ये तेरा शरीर पत्थर सा कैसे बन गया। उनकी बात सुनकर अथर्व बनी उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, इसे बॉडी कहते हैं दादी, ताकि मेरा आपके बेटे की तरह हाल ना हो जाए। यह बात उसने रंजीत जी की तरफ इशारा करते हुए कही थी, जिसकी वजह से रंजीत जी का मुंह गुस्से से फूल गया। फिर वह मोहन जी की तरफ बढ़ा और उनके पैर छूते हुए बोला, साथ ही आपके पति की तरह भी। अब मोहन जी का मुंह भी भूल गया आगे कोई कुछ बोलना। तभी अथर्व को एक के बाद एक चीज का आंसर हो गई। जब वह थोड़ा नॉर्मल सा हुआ तो मीनल जी उससे बोली, क्या हुआ है अर्थ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या। अथर्वा ने उनके बाद का जवाब देते हुए कहा, दादी मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, कल मैं बारिश में फंस गया था और एक बार फिर उसे ठीक मेरी। तभी आरती बोली, दादी मैं अर्थ के लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, देखना सर्दी 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। अथर्व खाते हुए मना करने लगा, लेकिन मीनल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और आरती से जल्दी काढ़ा बनाकर लाने को कहा। कुछ देर में आरती काढ़ा बनाकर ले आए। अथर्व उठकर भागने लगा, लेकिन एक तरफ मीनल जी और दूसरी तरफ से रंजीत जी ने एक हाथ से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। तभी आरती नहीं जल्दी से कार्य का गिलास उसके मुंह से लगाया और तब तक नहीं हटाया जब तक गिलास खाली नहीं हो गया। उसके बाद आरती नहीं 2 चम्मच शहद भी उसे खिला दिया। तब कहीं जाकर अथर्व का मुंह कुछ ठीक हुआ। ये पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती खांसी की दवाई पिलाई जा रही हो। अथर्व की हालत देखकर रंजीत जी हंसने लगी और बोले, वह शरीर पत्थर जैसा और तबीयत फूल जैसी, जरा सी बारिश झील नहीं पाए तुम और बात करते हो बॉडी बनाने की, और मेरा और पापा का मजाक उड़ा रहे थे। अथर्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको मुझसे डरना चाहिए, अगर मैं अपना हाथ झटक देता तो आप अपने दूसरे हाथ से भी अपाहिज हो जाते, तब पता चल जाता आपको कि फूल कौन है और पत्थर कौन है। ये सुनकर सब लोग अब अथर्व को घूरने लगे, क्योंकि वह पहले बोलना था कि नहीं था और अब वह रंजीत जी को सरेआम धमका रहा था। तभी सबने अयोध्या को आते देखा, जो कपड़ों पर लगा कीचड़ साफ करते हुए आ रही थी। वही अथर्व की तरह उसकी पीठ थी, जिसे वह उसे अच्छी नहीं पाया। आध्या को देखकर, आदित्य ये तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए। इस टाइम अथर्व का फोन बजते उठकर खड़ा हो गया। वह फोन उठाने वाला ही था कि तभी कोई उससे पीछे से एकदम से टकरा गया। वही आध्या जब सोफे के पास पहुंची तो उसका पैर फिसल गया और वह सामने खड़े अथर्व से पीछे से टकरा गई। अथर्व का फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया। अथर्व जैसे ही पीछे मुद्दा तो सामने खड़ी आध्या को देखकर उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। वही अध्याय ने भी जब अथर्व को देखा तो उसकी भी शक्ल बुरी तरह बिगड़ गई और अगले ही पाल ठाकुर हवेली में उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला तुम की आवाज से गूंज गई। एपिसोड 9 रिश्ते अनचाहे से। अब आगे। ठाकुर हवेली में जैसे ही अथर्व और आध्या ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक साथ चिल्लाए। जहां अथर्व अध्याय पर इसीलिए लाल पीला हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से वह बीमार पड़ गया था और वह लड़की हॉस्पिटल में उसे अकेला छोड़कर भाग गई थी। वहीं दूसरी तरफ आजा जब अस्पताल पहुंची तो वार्ड बॉय ने उसे बताया कि जिस लड़के को वहां भर्ती करवाया गया था वह उसे पर बुरी तरह से भड़क रहा था। उसे वहां पर देखकर आध्या चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जरूर तुमने हॉस्पिटल से मेरा एड्रेस निकलवाया होगा। तुम अपनी की गई मदद के बदले पैसे मांगने आए हो या फिर कहीं तुम मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ गए। तुम जैसे लड़के होते ही ऐसे हैं। कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं और उसके घर तक पहुंच गए उसके पीछे पीछे। लेकिन मिस्टर यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं करने वाली। फिर उसने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीजू से ऐसा पिटवाऊंगी सर पर पैर रखते हुए भागते नजर आओगे।
उसकी बहन आरती उसे चुप होने के लिए कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ सब लोग अथर्व के बढ़ते पारे और उसका रिएक्शन सोचकर परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अथर्व पहले तो आध्या को ऐसे खुद पर गुस्से से चिल्लाते हुए देखा, गुस्से से आग बबूला हो रहा था, लेकिन उसकी आखिरी में कही गई बात से वह नॉर्मल होता चला गया। जब अच्छा चुप हुई तब अथर्व उसे ऊपर से नीचे तक देखकर उसके आसपास देखने लगा और बोला, सब कुछ तो ठीक है लेकिन खूबसूरत लड़की कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। उसका इतना कहना ही था कि रंजीत जी की बुरी तरह से हंसी छूट गई। वह ठहाका मारकर हंस पड़े। वहीं मीनल जी और बाकी सब उसके ऐसे रिएक्शन से हैरान रह गए। फिर अथर्व अपनी दादी से बोल, दादी आपको दिख रही है क्या कोई खूबसूरत लड़की? आध्या अथर्व के द्वारा की गई अपनी बेइज्जती से तमतमा गई। तभी अथर्व फिर से बोला, और क्या कह रही थी कि तुम मुझे पिटवाओगी किस इस 1.5 आदमी से? आदित्य खुद की बेइज्जती होते देखकर गुस्से से अथर्व को घूरने लगा, लेकिन उसे पता था कि आध्या को कोई गलतफहमी हुई है। वह आध्या को शांत करते हुए बोला, आध्या चुप हो जाओ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यह अथर्व है मेरा छोटा भाई। आध्या को ये जानकर हैरानी हुई कि जिस अथर्व के बारे में वह अब तक सुनती आई थी वह ये लड़का है। वही खुद को आदित्य द्वारा छोटा भाई कहे जाने पर अथर्व को उसे पर बहुत गुस्सा आया। वह उसे कुछ बोलना, तभी मीनल जी बीच में आते हुए बोली, अर्थ बेटा यह आदित्य की साली है, तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? तो अथर्व ने कहा, दादी की लड़की कल दोपहर में मेरी गाड़ी के सामने कूद गई थी और मदद की गुहार लगा रही थी। इतनी तेज बारिश में मैंने इसकी हेल्प की, उसे औरत को अस्पताल पहुंचा है, जिसकी वजह से मैं बारिश में बार बार भीग गया, मुझे सर्दी हो गई और ये लड़की मुझे वहां पर छोड़कर भाग गई। मुझे पूरी रात अस्पताल में रहना पड़ा। सुबह वह हॉस्पिटल वाले मुझे डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे और अब इसे ये गलतफहमी हो गई कि मैं इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया और यहाँ आकर भी इसमें भैंस की तरह मुझे टक्कर मार दी, जिससे मेरा फोन भी टूट गया। प्रिया माँ का फोन आ रहा था, वह परेशान हो जाएगी, मेरा फोन स्विच ऑफ देखकर और रात तक आती दिल्ली यहाँ पर पहुँच जाएगी अगर उनकी बात मुझसे नहीं हुई तो। तभी अथिया गुस्से से टमटमाते हुए बोली, तुमने मेरी हेल्प की नहीं, तुमने नहीं, उसे ड्राइवर ने मेरी हेल्प की थी, समझे तुम, वरना तुम तो मुझे लुटेरों की पार्टनर समझकर मुझे लिस्ट तक नहीं दे रहे थे। तुम्हारे जैसा निर्दय, कठोर और बेदिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, जिसे एक प्रेग्नेंट लेडी को दर्द में देखकर भी उसे पर दया नहीं आई, और यहाँ अपनी माँ को परेशान सोचकर तुम्हारी जान निकल रही है, डिस्गस्टिंग। अथर्व ने जल्दी निगाहों से उसे घोड़ा और रंजीत जी से बोला, अपना फोन दीजिए, मुझे जरूरी फोन करना है, और फिर अच्छा से तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। रंजीत जी ने चुपचाप उसे फोन दिया तो अथर्व उसका फोन लेकर वहां से बाहर जाने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी रोहिणी पर पड़ी, जो आंखों में आंसू का सैलाब लिए उसे ही देख रही थी। उन्हें इग्नोर करते हुए वह वहां से गार्डन में चला गया। वह हीरोइन का दिल तड़प गया था अथर्व के मुंह से किसी और के लिए मन सुनकर। वही अथर्व के जाने के बाद आरती आध्या को डांटना लगी। तब हीरोइन जी की सुबह अपनी की आवाज सबको सुनाई दी। उसने बड़ी ही कठोरता से राकेश की तरफ देखा और फिर वह किचन में चली गई। आरती और राधा भी उसके पीछे पीछे चली गई। मीनल जी ने आध्या को समझाया कि अथर्व को बारिश की वजह से बहुत परेशानी होती है, इसलिए वह उसकी मदद करने से मना कर रहा होगा। अध्याय भी माहौल देखकर अपने कमरे में चली गई। वही आदित्य, आयुष और राधिका को भी अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा। उन दिनों नहीं अथर्व से बात करने का फैसला किया। अथर्व बाहर गार्डन में प्रिया जी से बात कर रहा था। अथर्व ने उन्हें अभी जो हुआ वह सब बताया तो वह बोली, कोई बात नहीं अर्थ बेटा, और तुम्हें हर किसी की मदद करनी चाहिए, मदद करने पर लोग हमें दुबई देते हैं और क्या पता कब किसकी दुआ काम आ जाएगी। अब तेरी सर्दी ठीक है ना? उसकी बात सुनकर अथर्व मुंह बनाते हुए बोला, हाँ सब ठीक है, लगता है काढ़े का असर हो गया है। प्रिया जी ने हैरानी से पूछा, क्या कथा, किसने तुझे काढ़ा पिला दिया? दवाई तो तुमसे ली नहीं जाती, फिर कथा तो उससे भी ज्यादा कड़वा होता है। उनकी बात सुनकर अथर्व ने एक बार फिर जो आरती और उसकी दादी ने किया वह उन्हें बता दिया। उसकी बात सुनकर उनका हंस हंस कर बोला हाल हो गया। वह बोली, तुम्हारी भाभी तो बड़ी साहसी निकली, वरना विद्या दीदी के अलावा ये कारनामा को नहीं कर पाया है आज तक। खैर चलो, मैं आप खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे पापा और दादू आते ही होंगे और अक्षत भी उन्हीं के साथ आएगा। आज अपना और दादी का ख्याल रखना। अथर्व ने उनसे बात करने के बाद वापस अंदर चला आया। अथर्व ने अंदर जाकर फोन रंजीत जी को दे दिया और अपने कमरे में जाने लगा। तभी मीनल जी ने उसे रोका और बोली, अर्थ बेटा कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। अथर्व ने उन्हें देखा तो इग्नोर नहीं कर पाया। रंजीत जी वहां से जाते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। अथर्व अपनी दादी के पास बैठ गया। वह उसका सर से हारने लगी तो अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई। तभी आध्या नीचे आई और अथर्व को घूरते हुए बोली, दादी खाने में क्या बन रहा है? उसकी बात सुनकर दादी अथर्व से पूछने लगी कि वह क्या खाएगा। अथर्व बोला, गोभी है। दादी ने हमें सर हिलाया तो अथर्व बोला, तो गोभी मंचूरियन ग्रेवी के साथ और चावल बना दीजिए।
उसकी बात सुनकर रंजीत जी जो अभी आकर बैठे थे उसे ठोकते हुए बोले, अथर्व महाराज को भी के मायाजाल से कभी बाहर निकलोगे तो दुनिया में तुम्हें इससे भी अच्छी खासी चीज मिलेगी खाने को। अथर्व बोला, मेरे खाने पर नजर मत रखिए, पैसे भी कल से मैंने एक टाइम भी अच्छे से खाना नहीं खाया है, ऐसी आफत गले पड़ गई थी कल, उसने आध्या को घूरते हुए कहा। उसके बाद सुनकर आजा भी उसे गुस्से में घूरने लगी। वह बात कर ही रहे थे कि रंजीत जी का फोन बज तो उसने अथर्व से बोले, वंश का फोन आ रहा है। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, फोन उठाए और उसे बताए कि मेरा फोन टूट गया है, मैं कहूँगा तो उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। रंजीत जी ने ऐसा ही किया और फिर अथर्व को फोन थामकर आदित्य से बोले, ये अथर्व का सिम कार्ड निकाल कर इस फोन में डाल दे। उसने नया फोन आदित्य की तरफ बढ़ते हुए का तभी अथर्व ने मना करने का इशारा किया, लेकिन रंजीत जी ने उसकी एक न सुनते हुए कहा। आदित्य ने भी वैसा ही किया। अथर्व बात करते हुए एक तरफ आ गया, वह विद्या जी से बात कर रहा था, वह उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी और अथर्व भी अच्छे बच्चे की तरह उनकी सारी हिदायत ही सुन रहा था। और फिर आखिर में बोला, माँ आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर दादी है मेरे खाने पीने की चिंता करने के लिए, आप अपना ध्यान रखना और वंश और अमन को भी वर्षों तक भेज देना, बाय लव यू। अथर्वा ने ज्ञान ही नहीं दिया कि बात करते वक्त किचन के पास आ गया था वह और वहां से वापस सोफे पर बैठ गया जहां अब तक उसका फोन ऑन हो चुका था। वही किचन में रोहिणी, राधा और आरती खाना बना रही थी। उन्होंने अथर्व को फोन पर बात करते हुए सुना तो रोहिणी की आंखों में एक बार फिर से नमी छा गई, उसके अंदर से वह उम्मीद खत्म होती जा रही थी अथर्व उन्हें माफ करके उन्हें अपनाएगा। डिनर के वक्त अथर्व भी सबके साथ साथ बैठा खाना खा रहा था। उसकी पसंद का खाना था इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसका फोन बज तो प्रिया माँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। वह उठकर जाने लगा कि तभी मीनल चीनी उसे वहीं बैठकर बात करने के लिए कहा तो अथर्व ने फोन स्पीकर पर डाल दिया और मेज पर रखकर हेलो बोला। सामने से प्रिया जी बोली, अर्थ बेटा क्या कर रहा है तू। अथर्व में खाना खा रहा हूँ। तभी प्रीतेश जी बोले, पक्का गोभी खा रहा होगा यह। उनकी बात सुनकर रंजीत जी हंसने लगे तो अर्थ धर्म में मुंह फुला लिया। तभी उसे दूसरी तरफ से अक्षत भी हंसने लगा, उसे चीरते हुए अथर्व बोला, क्या है दांत क्यों फाड़ रहा है। उसकी बात सुनकर अक्षत अपनी हंसी कंट्रोल करके बोला, दादू तेरी तरह मुंह बनाकर तेरी नकल कर रहे थे। उसकी बात सुनकर करणवीर जी भी हंसने लगे। ये सुनकर अथर्व बोला, उनसे कहो कि कभी अपनी शक्ल शीशे में भी देख ले, गोरिल्ला जैसे लगते हैं एकदम। इसकी बात सुनकर प्रीतेश और प्रिया जी भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तभी अथर्व का ध्यान अपने आसपास के लोगों पर गया तो उसके दादा दादी और रंजीत के साथ आदित्य और आरती भी मुस्कुरा रहे थे। वही बाकी सब उसे ऐसे किसी से बात करते देखकर हैरान से थे। तभी दूसरी तरफ से करणवीर जी की आवाज आई जो अथर्व के साथ साथ सबने सुनी। वह बोले, लकड़बग्घे जा, तुझे मेरा श्राप है, जिस भी लड़की से तू वहां जाकर पहली बार मिलेगा उस तेरी शादी हो जाएगी। बस उसका इतना कहना है कि आत्या जो अथर्व को लकड़बग्घा बुलाने जाने पर हंसते हुए खाना खा रहे थे उसे जोरदार खांसी आ गई। वही अथर्व तो अपनी चेयर से ही उछल पड़ा। वह गुस्से से पुकारते हुए बोला, धातु इतना भयानक सांप कौन देता है आपको, तो मैं बाद में बताऊंगा, रखिए फोन आप लोग। अथर्वनी घूरते हुए आध्या को देखा जो खाते हुए उसे ही देख रही थी। वह उसे बोला, तुम लड़की जो भी कोई हो मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना, समझी। वैसे भी मुझे लड़की अपने जैसी चाहिए। एकदम सन की अथर्व का खाना हो चुका था इसलिए वह वहां से उठकर चला गया। वहीं आयुष और बाकी सब अध्यापक को भयानक श्राप का कर हंस रहे थे। उनकी बातें सुनकर अच्छा मुंह बनाते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं इस लकड़बग्घे से शादी करने के लिए मेरी जा रही हूँ, इससे अच्छा तुम्हें पूरी जिंदगी कुंवारी ना रह लो। तभी रंजीत जी बोले, देखा बाबा आप लोगों ने उसे यहाँ से जाकर कितना अच्छा परिवार मिला, सब लोग हंसमुख स्वभाव के हैं। मोहन जी जो किसी सच में गम थी वह बोल, क्या तुम जानते हो कि यह जिसे दादू ये दादू बुला रहा था। रंजीत की याद करते हुए बोले, हम हाँ, उनका नाम करणवीर सूर्यवंशी है। क्या हुआ पापा, आप क्यों पूछ रहे हैं। तो मोहन जी ने कहा, कुछ नहीं, बसवा जाने पहचाने से लगी और साथ ही नाम भी रंजीत चीनी। उनको जवाब दिया, जरूर सुना होगा आपने उनका नाम, वह हमारे देश के कानून मंत्री जो ठहरे। उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग चौंक गए कि अथर्व उनके साथ रहता है। ऐसे ही सब लोग सोते हुए खाना खाने लगे। रात के 10 बजे बज रहे थे। अथर्व अपना लैपटॉप लेकर छत पर जलाया और बैठकर उसमें कुछ काम कर रहा था। वह किसी जगह का नक्शा देख रहा था। वह अपना फोन निकालकर किसी को मिलने वाला था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई, शायद कोई ऊपर आ रहा था। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और फोन में गेम खेलने लगा। सीढ़ियां चढ़ने की आवाज तेज हो चुकी थी और शायद एक से ज्यादा लोग ऊपर आ रहे थे। एपिसोड 10, रिश्ते अनचाहे से। अब आगे। रात को अथर्व छत पर बैठा अपने लैपटॉप में किसी जगह का नक्शा बड़े ही गौर से देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करने लगा। तभी उसे महसूस किया कि कोई ऊपर आ रहा है। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और फोन में गेम खेलने की एक्टिंग करने लगा। तभी दरवाजा खुला और आदित्य, आयुष, राधिका, अखिल और रिति पांचों वहां पर आ गई। उन सबको देखकर अथर्व की देवरिया चढ़ गई थी। उसे अपना फोन सेट में डाला और अपना लैपटॉप उठाकर वहां से जाने लगा। तभी आदित्य उसे रोकते हुए बोला, रुको, अर्थ
अथर्व रुक गया और बोला, अर्थ नहीं अथर्व, पूरा नाम लो मेरा, इस नाम से मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं और तुम सब तो मेरे कुछ हो ही नहीं। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, ठीक है अथर्व, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है, तो हटो मेरे सामने से। अथर्व को आदित्य से ऐसी बात करते देखकर राधिका बोली, तुम आदित्य भाई से ऐसी बात कैसे कर सकते हो, वह हमसे बड़े हैं। तो अथर्व बोला, कैसे बात की मैं तुम्हारे भाई से। उसकी बात सुनकर आयुष तंज भरे लेके में बोला, वह वैसे तो बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपने से बड़े उसे आप कहकर बात करते हैं। तो अथर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब सिखाए उन्होंने मुझे, लेकिन मुझे भी तो देखना पड़ेगा कि किसे इज्जत देनी है और किस नहीं, और तुम लोगों में से कोई भी इस लायक तो है ही नहीं कि मैं तुम्हें इज्जत दूं। आयुष गुस्से में कुछ बोलना कि तभी आदित्य ने उसे चुप करवाते हुए बोला, तुम सब चुप हो, जो बोलने दो उसे, जो बोल रहा है वह। और तुम अथर्व, हम सब तुमसे माफी मांगने आए हैं। उनकी बात सुनकर अथर्व अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, माफी किस लिए। तो आदित्य बोला, जो भी आज तक हम सब ने तुम्हारे साथ किया और हर एक चीज के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं, कहकर यस और उसके देखा सबने हाथ जो लिए। अथर्व के चेहरे पर उनकी खिल्ली उड़ाने वाली स्माइल आ गई और वह बोल, मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है, समझे तुम सब। यस बोला, हम जानते हैं अथर्व, तुम हमें माफ नहीं करोगे, लेकिन मॉम को तो कर सकते हो ना, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। अथर्व, उन्होंने तुम ही खुद से दूर भले ही किया पर तुमसे बहुत प्यार करती थी। पापा ने शर्त रखी थी अगर उन्होंने तुम्हें चुना तो उन्हें पापा के साथ साथ हम तीनों को भी छोड़ना पड़ता, इसलिए उन्होंने तुमसे अलग रहने का फैसला किया। लेकिन वह जानती थी कि तभी तुम्हें बहुत अच्छे से पालेगी और तुम उन्हीं की आंखों के सामने रहोगे, बस इसीलिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। पहले जब तक तुम यहाँ थे तब उन दोनों में लड़ाई होती थी, फिर जब तुम यहाँ से गए तब फिर उनके पापा से झगड़ा हो गया कि उन्होंने क्यों तुम्हें यहाँ से जाने दिया। मैं जानता हूँ कि हमारी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए तुम हमें माफ़ करो। अपना सारा गुस्सा नफरत जो भी उतरना है वह हम पर उतरे, पर प्लीज़ मॉम को माफ़ कर दो। कई सालों से हम उन्हें घुट घुट कर जीते देख रहे हैं, अब उनकी तकलीफ हमसे अच्छी नहीं जा रही। प्लीज़ अथर्व, उन्हें माफ़ कर दो, फिर देखना वह तुम्हें कितना प्यार देगी। अथर्व आदित्य की बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं बोला, उसने अपना सर नीचे झुका रखा था, फिर वह धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज तेज होने लगी। आदित्य और बाकी सब हैरान नजरों से उसे देख रहे थे कि अचानक अथर्व के चेहरे के भाव बदल गए और वह अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए बोला, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मन, आप सबके सब भाड़ में जाओ। तुम सबको क्या लगा कि मैं यहाँ परिवार जोड़ने आया हूँ? मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ से जाने के लिए, और वह भी हमेशा के लिए। मुँह में तो मेरे बहुत कुछ आ रहा है, अगर मैंने वह सब बोल तो तुम यहाँ पर एक मिनट भी खड़े नहीं रह पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना तुम सबके लिए अच्छा होगा। और हाँ, अपनी माँ को भी समझा देना, जी पति और बच्चों के साथ रहने के लिए उसने मुझे छोड़ा था, फिर वह चाहे जैसे भी छोड़ो, अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से, उन्हें सबके साथ रहे। मेरे पास माँ बाप भाई बहन सब है और मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अगर किसी ने भी मुझे उनसे दूर करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। और हाँ, इसे सिर्फ एक धमकी मत समझना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अथर्व ने एक नज़र उन सबको घूरा और वहाँ से चला गया। अथर्व के जाने के बाद आदित्य वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके भाई बहनों ने उसे कभी इतना हताश नहीं देखा था, उनकी आंखों में भी नमी आ गई थी अपनी माँ के आंसुओं को सोच सोच कर। आयुष और अखिल उसे समझने लगे कि वह फिर से कोशिश करेंगे अथर्व को मनाने की। वही अथर्व अपने कमरे में आ गया था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी वापस चाहिए और आदित्य और बाकी सबको छत से नीचे फेंक दे। उसने अपना लैपटॉप और फोन एक तरफ फेंका और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसे रह रहकर आदित्य की बात याद आ रही थी कि रोहिणी ने उसे खुद से दूर मजबूरी में किया था। उसने शावर बंद किया और शीशे के नजदीक जाकर बोला, मजबूरी माय फुट, वह आदमी क्या सारा दिन घर में बैठा रहता था, कभी चोरी छुपे भी नहीं है। मुझे देखना, अपनी खुदगर्जी और मजबूरी का नाम देती रहती है सा। अथर्व के मुंह से गाली निकालते निकालते रह गई। उसे फिर से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मुक्का बनाकर शीशे पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े उसके हाथ में घुस गए। अथर्व का पूरा हाथ खून से लटपट हो गया था। उसने अपना हाथ अपने मुंह के पास करके खून को दूंगा। उसकी आंखों में हैवानियत नाच गई। अब वह अथर्व लगी नहीं रहा था। डेविल बाहर आ गया था। वह बोला, कैसे हो डार्लिंग? अथर्व डेविल को ऑर्डर देते हुए बोला, वापस जाओ, जब जरूरत होगी तब तुम ही बुला दूंगा। तब डेविल बोला, बहुत दिन से मैंने सीखा नहीं किया, प्लीज यार और कुछ कर। उसकी बात सुनकर अथर्व गुजराती हुए बोला, आई सेड वापस जाओ, मिशन की डिटेल तक नहीं पहुंचाई है बुढ़ाओ, नहीं, जब डिटेल आएगी तब शिखर मिलेगा, फिर दोनों अपनी अपनी भड़ास निकाल लेंगे, अब जाओ। अब अथर्व नॉर्मल हो गया था। इतनी देर से वह खुद से ही बात कर रहा था। अगर वह किसी के सामने होता तो वह सारी वार्तालाप बिना किसी को शक हुए मन ही मन करता था। यही कारण था कि आज तक उसके दोस्त और बाकी सब नहीं जान पाए कि डेविल आज भी उसके अंदर ही है। बस फर्क इतना है कि आज के वक्त में अर्थ उसे ऑर्डर देकर जगाता था।
कमरे में आकर अथर्व ने अपने हाथ पर रुमाल लपेटा और फिर बेड पर आंधी में गिर गया। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह रोहिणी, आरती और राधा जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग रही थी। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। अथर्व भी तैयार होकर आया, चेयर खींचकर बैठ गया। उसने एक बार सबको देखा तो आदित्य और बाकी चारों रात को उससे हुई बातचीत के बाद उसे देखने से भी कतरा रहे थे। ये देखकर अथर्व के चेहरे पर भी अच्छी मुस्कान आ गई और वह अपनी दादी से बोल, दादी जल्दी से गोभी के पराठे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, तुम्हें कैसे पता कि गोभी के पराठे हैं? प्याज आलू के भी तो हो सकते हैं। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसके महक मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और दादी के हाथों से बने पराठों की खुशबू मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मोहन जी बोले, क्या वहाँ दिल्ली में भी तुम्हारे लिए कोई पराठे बनाते हैं? उनकी बातों का जवाब देते हुए अथर्व बोला, जी हाँ, वहाँ घर में सारा खाना नहीं नौकर बनाते हैं, सिवाय पराठे। प्रिया माँ रोज मेरे लिए पराठे बना देती थी, जिसकी खुशबू ही मेरा सुबह का अलार्म हुआ करती थी। प्रीतम पापा को गोभी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी रोज गोभी की कोई ना कोई डिश जरूर बनती है वहाँ। अथर्व की बातें सुनकर जहां उसके दादा दादी और रंजीत मुस्कुरा रहे थे, वहीं बाकी सब रोहिणी और राकेश की तरफ देख रहे थे। रोहिणी के दिल का हाल तो सब जानते थे, लेकिन राकेश ने थोड़ा चीर हुआ लग रहा था। शायद उसे अथर्व का इतना बोलना अच्छा नहीं लगा था। ये बात कुछ और थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। तब नाश्ता कर कर उठ गए थे, सिर्फ अथर्व ही वहां बैठ रह गया था। अथर्व की स्वीट हाल की तरफ थी, तभी पुलिस कमिश्नर ललित मित्तल अपने कुछ ऑफिसर के साथ वहां पर आ गए और बोले, मिस्टर रंजीत, हमें आप पर हुए हमले के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। उनके बात सुनकर रंजीत जी बोले, अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ पर हमें बुला लेते, मैं भैया के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता। आपने खाना खा तकलीफ उठाई? उनकी बात सुनकर कमिश्नर बोले, अरे इसमें तकलीफ किस बात की ठाकुर साहब, वह तो हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए, तो बस इसलिए मैं खुद ही चला आया यहाँ पर। अथर्व अपने पराठे खाने में मस्त था, तभी पीछे से जाने पहचाने आवाज सुनकर उसे जोर का ठसका लगा। उसकी दादी उसे पानी पिलाने लगी और बोली, क्या हुआ बेटा, मिर्ची लग गई क्या? सबके साथ साथ कमिश्नर और बाकी पुलिस वालों का ध्यान भी उसकी तरफ गया। तभी अथर्व खसते हुए उठ गया और पीछे घूमा। अपने पीछे लक्ष्य के पापा को देखकर अथर्व चिल्ला उठा और बोला, पापा आप यहाँ? उसे देखकर ललित मित्तल उसके पास तेजी से गए और उसका कान मरोड़ते हुए बोले, नालायक, मतलब किंजल सही कह रही थी कि उसने कल सुबह तुम्हें यहाँ मुंबई में देखा था और फोन उठाने के नाम पर तेरे साथ प्राण निकल जाते हैं। कल शाम को तेरा फोन बंद कैसे आ रहा था? अथर्व अपना कान छुड़ाते हुए बोला, पापा मैं आज तो रहा था, बस नाश्ते के बाद निकल रहा था। उसकी बात सुनकर ललित जी ने उसका कान छोड़ दिया और उसे घूरते हुए बोले, सच बोल रहा है ना? अथर्व अपना कान सहलाते हुए हाँ में सर हिला देता है। फिर ललित जी की नज़र उसकी प्लेट में रखे पराठे पर पड़ी तो वह बोले, गोभी के पराठे खाए जा रहे हैं, चल बेटा तू घर, तेरी गोभी बना देनी है तेरी माँ और बहन ने। अथर्व बचे हुए पराठे को गोल करके ले जाते हुए बोला, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से अपने कमरे में चला गया। वही अथर्व के मुंह से कमिश्नर के लिए पापा सुनकर सब लोग हैरान रह गए। ललित जी ने मीनल जी को देखा तो उनसे बोले, आप उसकी दादी है? मीनल जी ने हमें सर हिलाया तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोले, बहुत याद किया हमारे बच्चे ने आपको। तभी उन्हें अर्थ की माँ बाप का ख्याल आए तो वह रंजीत जी की तरफ घूम और आवाज में शक्ति लाते हुए बोले, इसका मतलब आप उसके पिता है? इसकी सख्त नजर देखकर रंजीत जी ने राकेश की तरफ उंगली कर दी तो वह कैसे की तरफ बढ़ गए और आगे किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बोले, मतलब आप है वह जिन्होंने उसे मासूम से बच्चे को ठुकराया था? राकेश ने भी एकदम से शक्ति का मुखौटा और लिया था। तभी ललित जी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़े और खुद से उनसे हाथ मिलाया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू जो आपने उसे नहीं अपनाया। अगर आप उसे अपना लेते तो वह तीन तीन परिवारों की जान कैसे बनता। खैर अभी आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या खाया है, लेकिन वक्त आने पर जरूर पता लग जाएगा। फिर वह रंजीत जी की तरफ देखकर बोले, लिए जरा जिस काम के लिए हम आए थे वह कर लिया जाए। वैसे आपकी हालत इतनी भी काम भी नहीं किया, अस्पताल में स्टेटमेंट ना दे पाए। तब रंजीत जी बोले, जी एक्चुअली मेरी माँ और परिवार वाले बहुत ज्यादा घबरा गए थे, तब मेरे भैया ने इंस्पेक्टर सर को बाद में स्टेटमेंट लेने को कहा था। तभी एक बार फिर ललित जी ने राकेश को गहरी नजर से गोरा। तभी उन्होंने अथर्व को नीचे आते हुए देखा, जो तो खुद को नॉर्मल करते हुए सोफे पर बैठ गए। जब अथर्व नीचे आ गया तो वह उसे बोल, तुम्हारे कपड़े और सारा सामान घर पर पड़ा है तो बाग में क्या लेकर जाओगे? उनकी बात सुनकर अथर्व अपना बैग खोलते हुए बोला, प्रियामणि लड्डू बर्फी और भी पता नहीं क्या क्या ठोस दिया था बैग में, बस वही लक्ष्य और किंजल्दी के लिए लेकर जा रहा हूँ। अथर्व ने एक डब्बा अपनी दादी को दिया और बोला, दादी लीजिए, प्रिया माँ ने बनाए हैं, मुझे मीठा पसंद नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, आप भी खा कर देखिए। मीनल जी ने अर्थ के हाथ से डब्बा ले लिया। वह थोड़ा घबरा गई थी कि शायद अथर्व उनके साथ चल जाएगा। उसके बाद ललित जी ने कमिश्नर वाले अवतार में आकर और रंजीत जी से सवाल पूछे, क्यों नहीं, चोट कैसे लगी?
रंजीत जी उनकी बातों का जवाब देते हुए बोले, मैं कंपनी के बाहर आया और फोन पर बात कर रहा था। एक बेकाबू कार मुझे टकराने वाली थी। तभी मेरे भतीजे आदित्य ने मुझे दूसरी तरफ धक्का दे दिया और खुद भी वहां से हट गया। कीने की वजह से मेरे सर और कंधे में चोट लग गई। उनकी पूरी बात सुनकर ललित जी बोले, हम आपको किसी पर शक है? आपको किसी राइवल या फिर किसी और पर? यह सुनकर उन्होंने नमे सर हिलाया। अथर्व भी बड़े गौर से सब कुछ सुन रहा था। रंजीत जी का स्टेटमेंट लिख लिया गया था तो ललित जी ने इंस्पेक्टर पांडे को कंपनी के बाहर और आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकालने का ऑर्डर दिया और बोले, जो तुम सब इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करना, कोई भी जोक नहीं होनी चाहिए। उनका ऑर्डर सुनकर सब उन्हें सैल्यूट करके वहां से चले गए और फिर वह भी उठ खड़े हुए और अर्थ से बोले, चल मेरे लाल। अथर्व उठ खड़ा हुआ तो मीनल जी अथर्व से बोली, अथर्व बेटा तू कहाँ जा रहा है? तू तो यहाँ रहने वाला था ना मेरे पास? तो अर्थ बोला, दादी मैं शाम को या फिर कल सुबह जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही रहूंगा। और थर्ड बने उन्हें गले लगाया और फिर ललित जी से बोल, चलिए पापा। ललित जी ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया था और वह दोनों वहां से चले गए। सब लोग देखते रह गए ललित के उसे हाथ को जिससे उन्होंने अथर्व का हाथ पकड़ रखा था। वह भी पूरे हक से सबके मन में एक ही सवाल आया कि क्या मीनल जी के अलावा कोई उसका हाथ इतनी अधिकार से पकड़ने का हक रख सकता है? जवाब था नहीं। दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा या जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आर एवरग्रीन स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।